आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी नेशनलिज्म का राइज कहाँ, यूरोप में, राष्ट्रवाद का जो उदय है यूरोप में, वो हम पढ़ेंगे। पहला है, इन 1848 फ्रेडरिक सोरियो, अ फ्रेंच आर्टिस्ट, प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक एज ही कॉल्ड देम। तो 1848 में कौन था, एक फ्रेंच आर्टिस्ट था फ्रेडरिक सोरियो। उन्होंने क्या बनाया था, एक सीरीज बनाई थी, किस चीज की, उन्होंने विजुअलाइज किया था, किसमें, वर्ल्ड को विजुअलाइज किया था एज ए डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, यानी डेमोक्रेटिक गणतंत्र के रूप में उन्होंने एक वर्ल्ड को विजुअलाइज किया था अपनी उस पेंटिंग में, क्योंकि उस टाइम पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नहीं हुआ करती थी, उस टाइम पे राजा महाराजाओं का रूल हुआ करता था। इसके बाद है, आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन पर्सनाइज्ड लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर, यानी जो आर्टिस्ट थे कब के, फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम के, उन्होंने क्या किया था, लिबर्टी को कैसे दिखाया था, एज अ फीमेल फिगर दिखाया था। आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन क्लास 9th में पढ़ा था। उसके बाद है, अकॉर्डिंग टू सोरियोस उतिपियन विजन, द पीपल ऑफ वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज अ डिस्टिंक्ट नेशन आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम। तो फ्रेडरिक सोरियो ने क्या सोचा था, उसने सोचा था कि लोग कैसे हैं, ग्रुप्ड हैं, कैसे, डिस्टिंक्ट अलग अलग कंट्रीज के रूप में, और उनके पास क्या है, अपना अपना नेशन का एक फ्लैग है और एक नेशनल कॉस्ट्यूम है। उसके बाद है, दिस चैप्टर विल डील विद मैनी ऑफ इश्यूज विजुअलाइज्ड बाय सोरियो। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो जो सोरियो की विजुअलाइजेशन जी, फ्रेडरिक सोरियो की विजुअलाइजेशन थी, तो वो कैसे डील हुई, यानी वो कैसे पूरी हुई। During the 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in political and mental world of Europe. यानी 19th century में क्या हुआ, नेशनलिज्म क्या हुआ, इमर्ज क्या हुआ, एज अ फोर्स इमर्ज हुआ, जिसने क्या किया, स्वीपिंग चेंजेस लाई, किसमें, पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप में। The end result of these changes was emergence of nation state in place of multinational dynastic empire of Europe. यानी इसका रिजल्ट क्या हुआ, एंड रिजल्ट, इसका एंड रिजल्ट ये हुआ कि यूरोप में क्या हुए, नेशन स्टेट बनने लगे। जबकि पहले क्या था, डायनेस्टिक जो वहां पे राजाओं का रूल था वो चलते आ रहा था, तो वो एंड होके वहां पे एक नेशनल स्टेट बना, यानी वहां पे डेमोक्रेसी आई। अ मॉडर्न स्टेट इन विच अ सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज्ड sovereign control over a clear definite territory had been developing over a long period of time in Europe. यानी एक मॉडर्न स्टेट में क्या हुआ, एज अ सेंट्रलाइज्ड पावर यूरोप इमर्ज हुआ। सेंट्रलाइज्ड पावर यानी उसके पास पूरी पावर थी, जिसमें क्या था, क्लियरली डिफाइंड टेरिटरीज थी, यानी अपना अपना एक पूरा देश डिफाइंड था क्लियरली। बट अ नेशन स्टेट वाज वन इन विच मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द नेशन स्टेट। नेशन स्टेट वाज इन विच majority of its citizens, not only its rulers, came to develop a sense of common identity, shared history और descent। लेकिन नेशन स्टेट क्या था, नेशन स्टेट वो था जिसमें मेजोरिटी ऑफ सिटीजन के पास क्या था, कोई मतलब रूल करने वाला ना हो, उनके द्वारा चुना गया कोई रिप्रेजेंटेटिव हो, उनकी अपनी एक कॉमन आइडेंटिटी हो सबकी, उनका एक कॉमन इतिहास हो, तो वो क्या होता है, एक नेशन स्टेट होता है। दिस चैप्टर विल लुक एट डाइवर्स प्रोसेसेस थ्रू विच नेशन स्टेट्स एंड नेशनलिज्म केम इनटू बीइंग इन 19th सेंचुरी यूरोप। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे क्या, कि ये डाइवर्स प्रोसेस, कि कैसे यूरोप में नेशन स्टेट बने, कैसे नेशनलिज्म का राइज हुआ यूरोप में। द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। तो हम थोड़ा फ्रेंच रेवोल्यूशन का आइडिया देख लेते हैं कि वहां से नेशनलिज्म का भावना कैसे आई। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था, 1789 में, तो वहीं से नेशनलिज्म की भावना आई थी। द पॉलिटिकल एंड constitutional changes that came in wake of French Revolution led to transfer of sovereignty from monarchy to a body of French citizen। यानी पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस जो हुए फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान, उससे क्या हुआ, सोवरेनिटी कहाँ से कहाँ आ गई, मोनार्की से जो लोग थे फ्रेंच सिटीजन थे उनके पास आ गई। मोनार्की यानी किसी राजा का जो राज था वहां से आके फ्रेंच सिटीजन में आ गई। उसके बाद है, द आइडियाज ऑफ ले पैट्रा द फादरलैंड एंड ले Citizen, the citizen emphasized the notion of a united community enjoying the equal rights under a constitution। तो यहाँ से क्या आइडिया आया, आइडिया आया फादरलैंड का, यानी उन्होंने अपनी धरती को क्या कहा, फादरलैंड कहा, और जो वहाँ के सिटीजन है उनको सिटियन कहा। और ये इससे क्या आया, इससे ये आया कि जो लोग हैं वहाँ रहने वाले, वो इक्वल राइट्स को इंजॉय करें अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान के अंदर इक्वल राइट को इंजॉय करें।
द स्टेट जनरल इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। तो उन्होंने क्या किया, स्टेट जनरल को सेलेक्ट किया। किसने सेलेक्ट किया, जो वहां के सिटीजन थे, और उसको उन्होंने नाम क्या दिया, उन्होंने नाम दिया नेशनल असेंबली। इंटरनल customs, duties and dues were abolished and a uniform system of weights and measure were adopted। यानी जो इंटरनल कस्टम एंड ड्यूटीज थी जो लोगों पे लगाई जा रही थी राजा के द्वारा, वो सब हटाई गई और एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया गया वेट्स एंड मेजर्स का, जो कि लोगों ने अडॉप्ट किया, जो उनके लिए सुटेबल था। इसके बाद है The revolutionaries further declared that it was the mission and destiny of French nation to liberate the people of Europe from despotism। यानी जो रेवोल्यूशनरी था उन्होंने क्या डिक्लेयर किया कि ये फ्रेंच लोगों की किस्मत थी जिन्होंने क्या किया, लिबरेट किया पीपल ऑफ यूरोप को, किससे, डेस्पोटिज्म से। डेस्पोटिज्म यानी जो राजा का शासन था उससे मुक्त करना। Student and other member of educated middle class began setting up Jacobin club। तो जो स्टूडेंट थे और अदर क्लास जो एजुकेटेड थे उन्होंने क्या किया, जैकोबिन क्लब्स बनाए। Their activities and campaigns prepared the way of for the French armies which moved into Holland, Belgium, Switzerland and much of 1790s। यानी इन्होंने क्या बनाया, कैंपेन एक्टिविटीज की और फ्रेंच आर्मी को कहाँ भेजा, हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली में भेजा, ताकि वहां के लोग भी जागरूक हो पाए, उनके अंदर भी नेशनलिज्म की भावना आ पाए। द फ्रेंच आर्मी बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रोड। और फ्रेंच आर्मी ने क्या किया, नेशनलिज्म की भावना को मतलब विदेशों में भी ले गए। थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की, नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस। लेकिन फिर क्या हुआ, नेपोलियन बोनापार्टे की मोनार्की आ गई फ्रेंच में और उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया डेमोक्रेसी को जो फ्रेंच में थी, फ्रांस में थी। बट इन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इंकॉर्पोरेटेड रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल इन ऑर्डर टू मेक होल सिस्टम मोर रेशियल एंड इफिशिएंट। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में उन्होंने क्या किया, बहुत सारे बदलाव किए ताकि जो पूरा सिस्टम है वो क्या हो पाए, ज्यादा रेशनल और इफिशिएंट हो पाए। द सिविल कोड ऑफ 1804, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिविल कोड कई बार पूछा जाता है, व्हाट इज सिविल कोड ऑफ 1804, यूजुअली नोन एज नेपोलियनिक कोड। तो ये क्या था, नेपोलियनिक कोड था। डिड अवे विद ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी। इसमें क्या था, प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन दी बर्थ, बर्थ के बेस पे प्रिविलेजेस थे। एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी लॉ के लिए सब इक्वल हैं चाहे वो कैसा भी हो। एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, यानी राइट टू प्रॉपर्टी है, अपनी जो जमीन है उसका हमारे पास अपना एक अधिकार है, वो नेपोलियन ने दिया था फ्रांस के लोगों को। नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन एंड एबोलिश्ड द फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पीजन फ्रॉम सेफरडम एंड मोनारियल ड्यूज। नेपोलियन ने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को सिंप्लीफाई किया, वहां से जो फ्यूडल सिस्टम था उसको हटाया और फ्रीड किया, लोगों को, पीजेंट्स को फ्री किया, किससे, सेफरडम और मेमोरियल ड्यूज से फ्री किया। इसके बाद है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वाज इम्प्रूव्ड। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को क्या किया गया, इम्प्रूव किया गया। बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल producer of goods in a particular began to realize that uniform laws, standardized weights and measure and a common national currency would facilitate the movement and exchange of good and capital from one region to another। यानी जो बिजनेसमैन थे, स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर थे, उन्होंने क्या किया, वो रियलाइज करने लग गए कि यूनिफॉर्म लॉज, स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर एंड कॉमन नेशनल करेंसी क्या है, जरूरी है। क्यों जरूरी है, ताकि जो मूवमेंट है गुड्स का एक रीजन से दूसरे रीजन में आसानी से हो पाए, वरना अलग अलग करेंसी से उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। इन मेनी प्लेसेस सच एज हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, ब्रुसेल्स, मेंज, मिलान, वार्सो, द फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम एट द हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी। या जैसे कि हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, ब्रुसेल्स, मेंज, उन्होंने क्या किया, फ्रेंच आर्मी थी जो नेशनलिज्म की भावना जगाने के लिए दूसरे दूसरे कंट्री में जा रही थी, उनको वेलकम किया। कैसे, हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी, यानी जो हमारे पास आज़ादी के दूत के रूप में उन्होंने उन्हें स्वागत किया। इट बिकेम क्लियर दैट न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम। इससे क्या क्लियर हो गया कि जो न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है वो कहाँ हैंड इन हैंड नहीं जाएगा, यानी डायनेस्टी टू डायनेस्टी नहीं जाएगा। यानी जैसे जिसका फादर अगर किंग है तो उसका सन भी किंग बनेगा, ये जरूरी नहीं है। पॉलिटिकल फ्रीडम होगी हर एक को, हर एक सिटीजन को। इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप, फोर्स्ड conscription into French armies required to conquer the rest of Europe all seem to outweigh the advantage of administrative changes।
फिर क्या हुआ, फिर हो गया कि जो नेपोलियन आए उन्होंने क्या किया, टैक्सेशन यानी टैक्स था उसको बढ़ा दिया, सेंसरशिप लगाई, सेंसरशिप यानी मीडिया के ऊपर कंट्रोल, उन्होंने एक कंट्रोल लगा दिया कि जो मैं कहूंगा वही न्यूज में छपेगा, उसके अलावा कुछ अलग नहीं छपेगा। जो फ्रेंच आर्मी थी उनको कंकर करने के लिए भेज दिया, जो रेस्ट ऑफ यूरोप को। और ये सब क्या था, एडवांटेजेस थे किस चीज के, जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस उन्होंने किए थे। इसके बाद है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कि नेशनलिज्म इन यूरोप कैसे हुआ, कैसी जागी लोगों के अंदर वो भावना। जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स, डचीज एंड कैंटोन्स whose rulers had their autonomous territories। जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड किसमें डिवाइडेड थे, किंगडम्स में डिवाइडेड थे, जिसमें कौन राज कर रहे थे, डचीज, कैंटोन्स, जो क्या थे वहां रूलर थे, ऑटोनोमस टेरिटरीज थी उनके पास, अपनी पहले से टेरिटरी थी। They did not see themselves as sharing collective identity और common culture। वो कैसे नहीं देखते थे एक दूसरे को एज अ शेयरिंग कलेक्टिव आइडेंटिटी, यानी हमारी कोई एक समान पहचान नहीं हो, ऐसा नहीं देखते थे, वो सबको अलग अलग पहचान से देखते थे। उनका कॉमन कल्चर नहीं था, सबका अलग अलग अपना कल्चर था। द हैब्सबर्ग एम्पायर रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। जो हैब्सबर्ग एम्पायर था वो कहाँ रूल कर रहा था, ऑस्ट्रिया हंगरी पे रूल कर रहा था। इन हंगेरी द हाफ ऑफ पॉपुलेशन स्पोक मग्यार वाइल द अदर हाफ स्पोक वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स। हंगरी में क्या था, आधी पॉपुलेशन क्या स्पोक करती, मग्यार स्पोक करती थी, और आधी कुछ और अलग अलग डायलेक्ट्स यानी जो बोली थी वो स्पोक करती थी। Beside these three dominant groups, there also lived within the boundary of empire, boundaries of empire। इन तीनों डोमिनेंट ग्रुप के अलावा भी वहाँ कुछ और जो जनजाति थी वो रहती थी उस एम्पायर में। द ओनली टाई बाइंडिंग दीज डाइवर्स ग्रुप टुगेदर वाज कॉमन एलिगेंस टू द एम्पायर। यानी जो ग्रुप जो इन चीजों को एक साथ बांधने वाली थी वो सिर्फ एक चीज थी कि उन्होंने अपने एम्पीरियर के प्रति, जो उनके ऊपर राज कर रहा है उसके प्रति वफादार रहना था। जिसके बाद है द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। तो सोशली एंड पॉलिटिकली अनलैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। यानी जो एरिस्टोक्रेसी थी वो क्या थी, डोमिनेंट क्लास थी। एरिस्टोक्रेसी क्या होती है, जिस क्लास को कुछ स्पेशल प्रिविलेज मिलता है वो क्या होते हैं, एरिस्टोक्रेट्स होते हैं। द मेंबर ऑफ दिस क्लास वर बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट्स अक्रॉस रीजनल डिविजन्स। जो इस क्लास के मेंबर थे उनका क्या था, कॉमन वे ऑफ लाइफ था, यानी सबका तौर तरीका जो लाइफ जीने का था वो एक जैसा था। देयर फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज इफ मैरिजेस। यानी जो एरिस्टोक्रेसी थी उसके जो लोग थे वो कैसे जुड़ते थे, जब कोई मैरिज उनके यहाँ होती थी तब वो सब लोग गैदर यानी इकट्ठा हो जाते थे। दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वाज हाउएवर न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप। लेकिन जो पावरफुल एरिस्टोक्रेसी थी वो क्या थी, हाउएवर न्यूमेरिकली स्मॉल ग्रुप, ये एक छोटे मतलब इनका जो नंबर ऑफ पीपल थे कम थे। द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड इमरजेंस ऑफ कमर्शियल क्लास हुज एग्जिस्टेंस वाज बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन फॉर द मार्केट। इसके बाद क्या हुआ, टाउन्स की ग्रोथ हुई और एक न्यू क्लास का इमरजेंस हुआ, वो क्या थी, कमर्शियल क्लास, जो किस पे बेस्ड थी कि जो प्रोडक्शन हो रहा है मार्केट में, जो गुड्स बन रहे हैं वो उस पे बेस्ड थी, यानी वो उसको प्रोड्यूस कर रही थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन इंग्लैंड इन सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। इसके बाद क्या हुआ, सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में इंग्लैंड में क्या हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। बट इन फ्रांस इन पार्ट्स ऑफ जर्मन स्टेट्स इट्स ऑकर्ड ओनली ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। लेकिन जो फ्रांस और अदर पार्ट्स ऑफ जर्मनी थे ये कब आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन कब इधर आया, 19th सेंचुरी में आया, यानी 19वीं शताब्दी में आया। ऑन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप केम इनटू बीइंग अ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, मिडिल क्लास मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल्स। फिर इसके बाद क्या है, एक और नया सोशल ग्रुप आ गया, वो क्या आ गया, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन और मिडिल क्लास, यानी जो इन सब के बीच में थे, किसके बीच में थे, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स के बीच में थे। It was among the educated liberal middle class that idea of national unity following the abolition of aristocracy privileges gained popularity। यानी जो एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास थे उनमें क्या आइडिया आया, नेशनलिज्म का आइडिया आया, यानी यूनिटी का एक भावना आई इनके अंदर, एकता की भावना आई। इसके बाद है व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, यानी लिबरल नेशनलिज्म का आखिर मतलब है क्या। इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वर क्लोजली अलाइड टू आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। यानी जो अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप था उसमें क्या था, आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म, यानी आजादी की एक भावना आ गई थी उनके अंदर। द टर्म लिबरलिज्म डिराइव्स फ्रॉम लैटिन रूट लिबरल मींस फ्री। लिबरलिज्म किससे आया है, लैटिन वर्ड लिबर, जिसका मतलब क्या होता है फ्री, यानी हम
खुला है किसी भी चीज को करने के लिए। लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल, इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। लिबरलिज्म का मतलब क्या हुआ? फ्रीडम, कि हर एक का अपना फ्रीडम होना, इक्वालिटी है सबके बिफोर द लॉ में। इट एम्फसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेप्ट, ये क्या करता है? एम्फसाइज करता है कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, यानी सरकार की कंसेंट, परमिशन से हम अपने आप फ्री हैं, यानी कि जो सरकार हमें परमिशन दे रही है जो काम करने के, उन काम को हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, दूसरा क्या देता है? कॉन्स्टिट्यूशन देता है। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, जिनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे? पार्लियामेंट से। द राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड वाज जनरेटेड एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ओनिंग मैन। लेकिन पहले क्या था कि राइट टू वोट और लोगों को इलेक्ट करने का, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है उनको इलेक्ट करने का किसके पास केवल प्रिविलेज था? जो प्रॉपर्टी ओनिंग मैन है, यानी जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी है अपनी, केवल वही लोगों को सेलेक्ट कर पाते थे। मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वुमेन वाज एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट, यानी जिन लोगों के पास, जो आदमियों के पास प्रॉपर्टी नहीं थी, या वुमेन्स तो सारी खैर हटा दी गई थी, किससे? वोट से, यानी इनका कोई पॉलिटिकल राइट नहीं था। वुमेन एंड नॉन प्रॉपर्टीड मैन एंड वुमेन ऑर्गेनाइज्ड अपोजिशन मूवमेंट्स डिमांडिंग इक्वल एंड पॉलिटिकल राइट। तो फिर क्या हुआ? जो वुमेन्स थी, जो नॉन प्रॉपर्टीड मैन थी, यानी जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, उन्होंने क्या किया? अपोजिशन मूवमेंट शुरू किया कि हमें भी पॉलिटिकल राइट्स चाहिए। द एबोलिशन ऑफ स्टेट ऑफ इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, यानी इसके बाद क्या हुआ? एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस, यानी जो मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा था उन पे क्या लग रही थी? रिस्ट्रिक्शन लग रही थी, उन्होंने क्या किया? उसको हटा दिया लोगों ने। A merchant traveling in 1883 from Hamburg to Nuremberg to sell his goods would have to pass through 11 custom barrier and pay custom duty of about 5% at each of them। यानी कोई अगर मर्चेंट ट्रेवल कर रहा था 1883 में, कहाँ से? हम्बर्ग टू न्यूमरबर्ग में, तो उसे कितना देना पड़ता था? 11 कस्टम बैरियर से गुजरना पड़ता था, और हर एक जगह पे 5% कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती थी। यानी उसने टोटल कितना कस्टम दिया? 55% तो उसने कस्टम ही दे दिया। तो उसके लिए खुद के लिए क्या बचा? कुछ भी नहीं। Obstacle to economic exchange and growth by new commercial class who argued for creation of unified economic territory allowing the unhindered movement of goods and people capital। यानी ऑब्स्टेकल कहाँ थी? इकोनॉमिक एक्सचेंजेस में जो ऑब्स्टेकल थी, और ग्रोथ किस चीज क्या है? न्यू कमर्शियल क्लास की ग्रोथ आई। उन्होंने क्या आर्ग्यू किया कि हमें एक यूनिफाइड टेरिटरी चाहिए जिसमें क्या हो? मूवमेंट ऑफ गुड्स कैपिटल आसानी से हो पाए, यानी हम सामान आसानी से बेच पाए, इतनी सारी हमें ड्यूटीज पार ना करनी पड़े। The union abolished tariff barriers and reduced the number of currencies from over 30 to 2। यानी तो यूनियन ने क्या किया? जितने भी टैक्स वगैरह लग रहे थे सबको हटा दिया। करेंसीज कितनी थी? पहले 30 करेंसीज थी, यानी एक को अगर जाना है तो 30 करेंसीज चेंज करनी होगी। तो उन्होंने 30 को क्या किया? सिर्फ 2 करेंसी रखी जिसको एक्सचेंज करना हो। इसके बाद आया अ न्यू कंजर्वेशन आफ्टर 1815। 1815 के बाद न्यू कंजर्वेशन आया। Following the defeat of Napoleon in 1815, European government were driven by spirit of conservatism। यानी नेपोलियन की क्या डिफीट हो गई? 1815 में डिफीट हो गई। तो यूरोपियन गवर्नमेंट ने क्या किया? किससे डिराइव हो गए? वो कंजर्वेटिज्म से डिराइव हो गए। मोस्ट कंजर्वेटिव however did not propose a return to society of pre-revolutionary days। यानी जो ज्यादातर कंजर्वेटिव थे, लेकिन वो वापस नहीं जा पाए। कहाँ? प्री रेवोल्यूशनरी डेज में, यानी रिवोल्यूशन के पहले वाले दिनों में वापस नहीं जा पाए, यानी उस तरह की वो लाइफ नहीं जी पाए। दैट मॉडर्नाइजेशन कुड इन फैक्ट स्ट्रेटन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन लाइक मोनार्की। लेकिन जो मॉडर्नाइजेशन था, इनफैक्ट उन्होंने क्या किया? जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन थे लाइक मोनार्की, उसको और स्ट्रेंथ किया। अ मॉडर्न आर्मी एंड एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, a dynamic economy, the abolition of feudalism, serfdom could stand the autocratic monarchy of Europe। लेकिन एक मॉडर्न आर्मी, एक इफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी यानी जो हमारे पास लॉज वगैरह हैं, जो हमारे पास कोर्ट वगैरह हैं, एक डायनामिक इकोनॉमी, इन सब का एवोल्यूशन क्या हुआ? इन सब का एवोल्यूशन कर सकता था किसको? ऑटोक्रेसी को। जो मोनार्की थी यूरोप में उसको और बढ़ा सकता था। लेकिन क्या हुआ? हम आगे देखते हैं। इन 1815 द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूरोपियन पावर, 1815 में कौन कौन थी यूरोपियन पावर की रिप्रेजेंटेटिव? ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रेलिया, वो कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन। तो इन सब ने मिलके नेपोलियन को हराया था। कब? 1815 में। मेट एट वेना टू ड्रॉ अप सेटलमेंट फॉर यूरोप। तो वो कहाँ मिले? वेना में मिले। क्यों मिले? कि हम कुछ सेटल कर पाए यूरोप का, जो हमारी दिक्कतें चल रही हैं।
जो हम हमारे ऊपर राजशाही है उस सब का हम एक निवारण, एक सॉल्यूशन निकाल पाए। The Bourbon dynasty, which had been depressed during French Revolution, was restored to power. तो जो बर्बन डायनेस्टी थी जो कब हट गई थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान हट गई थी, उसको फिर से पावर में लाया गया। फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरी इट हैड एनेक्टेड अंडर नेपोलियन। फ्रांस ने क्या किया, अपनी टेरिटरी लॉस कर दी जो उन्होंने किसके अंडर में पाई थी, नेपोलियन के अंडर में पाई थी। जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट दैट हैज बीन सेट अप नेपोलियन वाज लेफ्ट अनटच्ड। लेकिन जो जर्मन कॉन्फेडरेशन था 39 स्टेट का, जो किसने सेट किया था, नेपोलियन ने सेट किया था, उसको अनटच्ड रहने दिया गया, यानी उसको उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं की गई। ऑटोक्रेटिक डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट्स एंड साउट टू कर्ब एक्टिविटीज दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। यानी उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, क्रिटिसिज्म को थोड़ा भी टॉलरेट नहीं किया, यानी कोई अगर उनकी निंदा कर रहा था वो उसको बिल्कुल भी सह नहीं रहे थे। वो जो उनके खिलाफ कोई एक्टिविटी कर रहा था उसको भी वो बिल्कुल सह नहीं रहे थे, उनके खिलाफ वो एक्शंस ले रहे थे। इसके बाद आया द रेवोल्यूशनरी। ड्यूरिंग द ईयर द फॉलोइंग 1815 द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रॉप मैनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। लेकिन 1815 में किस चीज का, फियर ऑफ रिप्रेशन, यानी दबाए जाने के डर से लिबरल नेशनलिस्ट क्या हो गए, अंडरग्राउंड हो गए, क्योंकि उन्हें डर लग गया ऐसा ना हो कि हमें भी मार दिया जाएगा, इसलिए हम अंडरग्राउंड हो जाते हैं। रेवोल्यूशनरी एट दिस टाइम मीन्ट अ commitment to oppose monarchical forms and to fight for liberty and freedom। यानी जो रिवोल्यूशनरी थे उस टाइम पे, इस टाइम पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कमिटमेंट ले ली कि हम चाहे कुछ भी हो जाए हम मोनार्की का अपोज करके रहेंगे और हमें लिबर्टी और फ्रीडम चाहिए तो चाहिए। गिस्बी मैजनी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको देखने को मिल ही सकता है बोर्ड एग्जाम में, गिस्बी मैजनी वाला क्वेश्चन। गिस्बी मैजनी born in Genova in 1807, he became a member of Sacred Society of कार्बोनारी। कौन हुए थे, जिनोवा में बोर्न हुए थे 1807 में, और ये किस चीज के मेंबर थे, सेक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनारी के। अभी हम देखेंगे इनका क्या रोल था। ही वाज सेंट इनटू एग्जाइल इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग अ रेवोल्यूशन इन लिगुरिया। इन्हें कहाँ भेज दिया गया था, एग्जाइल यानी वनवास में भेज दिया गया था 1831 में। किस चीज के लिए, इन्होंने अटेम्प्ट किया था रेवोल्यूशन कहाँ, लिगुरिया में, इसलिए उन्हें एग्जाइल भेज दिया गया था, यानी वनवास भेज दिया गया था। Masni believed that God had intended nation to be natural and units of mankind। मैजनी का क्या बिलीफ था, इनका बिलीफ था कि जो भगवान है उन्होंने क्या इंटेंड किया है, नेशन को एज ए नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड, यानी जो गॉड है उन्होंने इंटेंड किया है कि जो नेशंस हैं वो लोगों के लिए रहने के लिए उनके हिसाब से चलने लायक जगह है। सेक्रेट सोसाइटी वाज सेट अप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड। सेक्रेट सोसाइटी कहाँ कहाँ बनाई गई थी, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में बनाई गई थी। मैट्रिनिक डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। मैट्रिनिक क्या थे, उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया था गिस्बी मैजनी को, द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर उन्होंने डिस्क्राइब किया था। तो ये था गिस्बी मैजनी के बारे में। अब हम आते हैं द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 to 1848। As a conservative regime tried to consolidate their power, liberalism and nationalism came to increasingly associated with revolution in many regions of Europe, such as Italian, German state, provinces of Ottoman Empire, Ireland and Poland। कंजर्वेटिव जो रिजम्स थे उन्होंने क्या क्या कंसोलिडेट किया, यानी जो उनकी पावर थी लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म की क्या हुई, इंक्रीज होने लगी। किसके साथ मिलके, जो रिवोल्यूशन से जो रीजन्स यूरोप के रीजन में रेवोल्यूशन हो रहे थे उनके साथ मिलके। कहाँ कहाँ हो रहे थे, जैसे इटली में, जर्मनी में तो ऑटोमन एम्पायर था, जैसे प्रोविंसेस ऑफ ऑटोमन एम्पायर, आयरलैंड एंड पोलैंड, तो इन सब के साथ मिलके इनकी पावर क्या हो गई, बढ़ गई। When the France sneezes, Metternich once remarked, the rest of Europe catches cold। यानी इसका मतलब क्या था कि अगर फ्रांस में रेवोल्यूशन छिड़ा तो पूरा यूरोप में फिर वो रेवोल्यूशन चलते जाएगा, पूरा यूरोप एक साथ आ जाएगा कि हमें मोनार्की नहीं चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए। तो इस लाइन का ये मतलब था। An event that mobilized nationalist feeling among educated elite across Europe was Greek War of Independence। जो इवेंट था जिसने क्या किया था, नेशनलिस्ट फीलिंग जगाई थी लोगों के बीच में, वो क्या था, वो था ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। Greece has been part of Ottoman Empire since 15th century।
ग्रीस ऑटोमन एम्पायर कब से पार्ट था? 15th सेंचुरी से पार्ट था। ग्रीक्स लिविंग इन एक्साइल आल्सो फ्रॉम मैनी वेस्ट यूरोप हु हैड सिंपैथीज फॉर एंशिएंट ग्रीक कल्चर। यानी ग्रीक्स जो कहाँ ले रहे थे? एक्साइल यानी वनवास पे रह रहे थे। काफी जो वेस्ट यूरोपियन उनके साथ क्या थे? सिंपैथी थी उनकी ग्रीक्स के साथ। इसके बाद है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। तो यहाँ पे रोमांटिक इमेजिनेशन का क्या मतलब है कि एज अ अपनी जो नेशन है उसको एज फादरलैंड देखना, वो वाला नहीं जो आप सोच रहे हो। द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वॉर्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। तो नेशनलिज्म किससे नहीं आया? केवल वार से और टेरिटोरियल एक्सपेंशन से नहीं आया। Culture played an important role in creating the idea of nation. Art and poetry, stories, music helped express and shape national feeling. तो कल्चर ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया किसमें? आइडिया क्रिएट करने में नेशन का। कैसे? जैसे पोएट्री यानी कविता वगैरह सुना के, कहानी वगैरह, म्यूजिक जो है वो लोगों के बीच में एक्सप्रेस करना फीलिंग्स को नेशनलिज्म की। Let us look at romanticism, a culture movement which sought to develop a particular form of nationalist sentiments. तो रोमांटिज्म क्या हुआ कि लोगों के बीच में नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को जगाना, राष्ट्रवाद की भावना को जगाना, किसके थ्रू? म्यूजिक के थ्रू, पोएट्री के थ्रू, कहानियों के थ्रू। इसके बाद है रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस एंड फोकस इंस्टेड ऑन इमोशन, इंस्टीट्यूशन एंड मिस्टिकल फीलिंग्स। तो जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे और जो पोएट थे वो क्या करते? क्रिटिसाइज करते किसका? साइंस और रीजन्स का, यानी तर्क वितर्क का क्या करते थे? वो खंडन करते थे। उन्हें पसंद नहीं था ये सब चीजें। उन्हें क्या पसंद थी? उन्हें फोकस था केवल इमोशंस पे, इंस्टीट्यूशन एंड मिस्टिकल फीलिंग्स पे। यानी उनका फोकस था कि लोगों को इमोशन कैसे जगाया जाए। उन्हें इस बात से मतलब नहीं पड़ता था कि साइंस क्या चीज है, रीजंस क्या है, उन्हें इस चीज से ज्यादा मतलब नहीं था और वो क्रिटिसाइज करते थे इस चीज को। अदर रोमांटिक वर थ्रू फोक सॉन्ग, फोक पोएट्री, फोक डांस, दैट ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन। अदर रोमांटिक चीजें किससे थी? फोक सॉन्ग, जो लोकल सॉन्ग हो गए, लोकल डांस हो गए, लोकल पोएट्री हो गई, उससे भी लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना जगाई जाए। नेशनलिज्म फीलिंग वर केप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज। नेशनलिज्म को भावना को किसके थ्रू अलाइव रखा गया? म्यूजिक और लैंग्वेज के थ्रू भी अलाइव रखा गया। Karol Krupinski celebrated the national struggle through his operas and music, tuning folk dances like Polonaise and Mazurka into national symbol. तो जो कारोल क्रिस्पिनिस्की था उन्होंने सेलिब्रेट किया था नेशनल स्ट्रगल को अपने ओपेरा में, अपनी म्यूजिक, उनके जो फोक डांस था उनको पोलनाइज, माजुरका को कैसे एज ए नेशनलिस्ट सिंबल दिखाया गया था। लैंग्वेज टू प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। लैंग्वेज ने भी क्या किया था? इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था किसमें? जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट था उनको जगाने में। रशियन लैंग्वेज इम्पोज्ड एवरीवेयर। रशियन लैंग्वेज कहाँ थी? हर जगह इम्पोज्ड थी। मैनी मेंबर्स ऑफ क्लर्जी इन पोलैंड बिगेन टू यूज लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस। कई जगह क्या हो गई? जो मेंबर थे पोलैंड में वो क्या गए? जो लैंग्वेज थी एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस उसे देखने लगे। नेशनल रेजिस्टेंस का मतलब कि लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे, ये क्या होता? रेजिस्टेंस हो रही थी लोगों को जुड़ने में। एज अ रिजल्ट ऑफ large number of priests and bispos were put in jail and sent to Siberia by Russian authorities as a punishment for their refusal to preach in Russians। यानी इसके बाद क्या हुआ? जो लार्ज नंबर के प्रीस्ट एंड बिस्पोस थे उन्हें कहाँ गया? जेल में डाला गया। कहाँ? साइबेरिया में। क्यों डाला गया? क्योंकि वो जो रशिया में प्रीच नहीं कर पा रहे थे, यानी जो पूजा वगैरह थी वो रशिया में नहीं, रशियन जो लैंग्वेज थी उसमें नहीं कर पा रहे थे। हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट इसमें आते हैं। द 1830s was year of great economic hardship in Europe। जो 18 से 18 जो 30 के जो ईयर्स थे उसमें क्या था? बहुत हार्डशिप के साल थे यूरोप में, क्योंकि वहाँ इकोनॉमी गिर रही थी। द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th century saw enormous increase in population। फर्स्ट हाफ ऑफ 19th century में क्या हुआ? इनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगी। इन मोस्ट कंट्रीज देयर वर मोर सीकर ऑफ जॉब देन एम्प्लॉयमेंट। ज्यादातर कंट्री में क्या हुआ? जॉब ढूंढने वाले ज्यादा थे और एम्प्लॉयमेंट कम था, जो कि आज भी हो रहा है भारत में। पॉपुलेशन फ्रॉम द रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू सिटीज टू लिव इन ओवरक्राउडेड स्लम। तो क्या हुआ? जो रूरल एरियाज थे वो के जो लोग थे वो कहाँ आ गए? सिटीज में रहने आ गए। ओवरक्राउडेड स्लम होने लगा, स्लम एरिया में बहुत ज्यादा क्राउड होने लगा। फूड शॉर्टेज एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट इनटू रोड्स। फूड की शॉर्टेज, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, जो पेरिस के लोग थे वो कहाँ आ गए? सड़कों पे आ गए। जब कुछ खाने के लिए नहीं, वो सरकार पे दबाव डालने लगे कि हमें कुछ ना कुछ चाहिए।
National Assembly proclaimed a republic, granted suffrage to all adult males above 21 and guaranteed the right to work. तो नेशनल असेंबली ने क्या किया, उन्होंने क्लेम किया कि हम आपको देंगे, सारे जो मेल्स हैं 21 से अबो उन सबको काम देंगे. Earlier in 1845, weavers in Celsia has led a revolt against the contractors who supplied them raw material and gave them order for finished textile. तो 1845 में क्या हुआ, वीवर्स थे जो सेल्सिया में, उन्होंने क्या किया, रिवोल्ट किया. किसके अगेंस्ट, कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट, जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे थे, वो ऑर्डर दे रहे थे फिनिश्ड टेक्सटाइल का. On 4 June at 2 p.m., a large crowd of weavers emerged from their homes and marched in pairs up to mention of their contracts and demanding high wages. तो क्यों उनके खिलाफ ये कर रहे थे, यानी उनके खिलाफ जो वो धरना कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, 4 जून 2 बजे सब लोग जो वीवर्स थे वो सारे अपने घरों से निकले, वो मार्च करने लगे. क्यों करने लगे, कि उनकी जो वेजेस हैं, जो तनख्वाह है वो बढ़ाई जाए. कॉन्ट्रैक्टर्स fled with his family to neighboring village, which however refused to shelter such a person. लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर था वो क्या हो गया, भाग गया दूसरे गांव में. क्यों भाग गया, कि वो लोग उसे मारने आ रहे थे, तो उसने तो भागना ही बेचारे ने जान बचाने के लिए, वरना वो करेगा क्या. तो वो दूसरे गांव में गया, लेकिन लोगों ने उसे शरण देने से मना कर दी कि भाई हम ऐसे आदमी को नहीं रखते हैं जो ये ऐसा काम करे, जो लोगों की तनख्वाह ना बढ़ाए या तनख्वाह मार रहा हो. He returned 24 hours later having reconstructed the army. लेकिन वो 24 घंटे बाद आया, किसके साथ, आर्मी के साथ, कि आर्मी के साथ उसको कुछ होने वाला तो है नहीं, तो वो आर्मी को लेके अपने साथ आ गया. इन एक्सचेंज दैट फॉलोड 11 वीवर्स वर शूट. लेकिन लोगों ने तो अपना गुस्सा दिखाना ही था, तो वो भीड़ उसकी तरफ भाग, मतलब उस पर हमला करने के लिए दौड़ी होगी. तो क्या किया, आर्मी ने 11 लोगों को शूट कर दिया और वो मर गए. इसके बाद है 1848 द रिवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स, यानी लिबरल्स का रेवोल्यूशन. द पुअर, अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्टार्विंग पीजेंट workers in many European countries in year 1848. A revolution led by educated middle class was underway. दो जो पुअर, अनएम्प्लॉयमेंट और स्टार्विंग पीजेंट थे, जो वर्कर्स थे यूरोपियन कंट्री में, जो 1848 में उन्होंने क्या किया, एक रिवोल्यूशन किया. एजुकेटेड मिडिल क्लास वाज अंडरवे, उनके साथ जो क्या थे वो दबाए गए थे. Men and women of liberal middle class combined their demand for constitutional with national unification. तो जो मैन और वुमेन थी लिबरल मिडिल क्लास की, उन्होंने भी अपनी डिमांड रखी कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, नेशनल यूनिफिकेशन चाहिए. दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय मोनार्की सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट. उन्होंने क्या किया, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जर्मन नेशन के लिए, जिन्होंने हेडेड बाय मोनार्की सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट, यानी जो मोनार्की है वो सब्जेक्ट क्या है, पार्लियामेंट का सब्जेक्ट है, वहां देखा जाएगा. विलियम फोर्थ, किंग ऑफ पर्शिया, रिजेक्टेड इट एंड जॉइंड अदर मोनार्क टू अपोज इलेक्टेड असेंबली. तो विलियम फोर्थ क्या थे, वो किंग ऑफ पर्शिया थे, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया, भाई ऐसा नहीं होगा. उन्होंने भी अदर मोनार्क को ज्वाइन कर दिया और अपोज करने लग गए कॉन्स्टिट्यूशन का, नेशनल यूनिफिकेशन का. While the opposition of aristocracy and military became stronger, the social basis of parliament eroded. तो एरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री जैसे स्ट्रांग हो गई, तो उन्होंने पार्लियामेंट को ध्वस्त कर दिया, खत्म कर दिया उसका सोशल बेसिस. The issue of extending political right to women was controversial one within the liberal movement. तो लिबरल मूवमेंट के अंदर क्या था, कि जो वुमेन को हम पॉलिटिकल राइट देंगे, ऊपर हमने देखा था कि वुमेन को पॉलिटिकल राइट देने की डिमांड हो रही थी, तो वो क्या था, कंट्रोवर्शियल इशू था, उसमें कोई ज्यादा बात नहीं कर रहा था. वुमेन हैड फॉर्म्ड देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन, फाउंडेड न्यूज़पेपर एंड टेकन पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन. तो वुमेन ने क्या किया, अपना एक पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाया, फाउंडेड न्यूज़पेपर बनाया, और किसमें पार्ट लिया, पॉलिटिकल मीटिंग करने लगे, डेमोन्स्ट्रेशन करने लग गए. वुमेन वर एडमिटेड ओनली एज ऑब्जर्वर टू स्टैंड इन विजिटर्स गैलरी. वुमेन को कैसा, एज एडमिटेड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब उन्होंने केवल देखना था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो किसी चीज में पार्ट नहीं ले सकते थे. मोनार्क वर बिगिनिंग टू रियलाइज दैट साइकिल of if revolutionary repression could be ended by granting concession to liberal nationalist revolutionary. तो मोनार्क क्या थे, उन्होंने रियलाइज करने लग गया कि रेवोल्यूशन रेप्रेशन को हम एंडेड किससे एंड कर सकते हैं, कि ग्रांट, क्या ग्रांट करें हम, कि आपको हम ये देंगे, क्या देंगे, लिबरल और नेशनलिस्ट की यूनिफिकेशन देंगे. द मेकिंग ऑफ जर्मन एंड इटली, ये इंपॉर्टेंट है कि जर्मन और इटली कैसे बना. जर्मनी कैन द आर्मी बी आर्किटेक्ट ऑफ नेशनल. तो जर्मनी का यूनिफिकेशन और इटली यूनिफिकेशन हम देखते हैं. आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रेवोल्यूशन. 1848 के बाद क्या हुआ, नेशनलिज्म यूरोप से कहां बाहर आ गया, यानी वो कहां चला गया, डेमोक्रेसी के साथ एसोसिएट और रिवोल्यूशन होने लगी.
दिस कैन बी ऑब्जर्व इन प्रोसेस बाय विच जर्मनी एंड इटली कैन बी यूनिफाइड एज नेशन स्टेट्स। ये किससे देखा जा सकता है कि जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ एज अ नेशन स्टेट। नेशनलिज्म फीलिंग वर वाइड स्प्रेड अमंग मिडिल क्लास जर्मन्स। तो नेशनलिज्म फीलिंग क्या थी, जो मिडिल क्लास जर्मन थी उनके बीच में काफी ज्यादा थी। दिस लिबरल initiative to nation building was however repressed by combined forces of monarchy and military supported by large landowners of Persia। लेकिन ये भावना कौन दबाना चाह रहा था, मोनार्की, मिलिट्री, और इसको सपोर्ट किसने किया, जो लैंड ओनर थे पर्शिया के। पर्शिया टुक एन लीडरशिप ऑफ मूवमेंट, और पर्शिया ने क्या किया, लीडरशिप ऑफ मूवमेंट को ले लिया। 3 wars over seen years with Austria, Denmark and France ended in Persian victory and completed the process of unification। 3 वार हुए किस किस के बीच में, ऑस्ट्रेलिया के बीच में, डेनमार्क और फ्रांस के बीच में, और खत्म क्या हुआ कि पर्शिया जीत गया, उन्होंने यूनिफिकेशन की प्रोसेस को खत्म कर दिया, यानी वहां यूनिफाइड हो गया जर्मनी एज अ नेशन, उनके पास अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह आ गया। द नेशनल बिल्डिंग प्रोसेस जर्मनी हैड डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ पर्शियन स्टेट पावर। इससे क्या हमें दिख गया कि जो पर्शिया है वो बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट है, उसके पास बहुत पावर है। The new state placed a strong emphasis on modernizing the currency, banking and legal judicial system in Germany। इससे क्या हो गया, जो नया स्टेट था उसने बहुत अच्छी तरीके से क्या किया, करेंसी, बैंकिंग और लीगल जो सिस्टम था वो सब बनाया, जुडिशियल सिस्टम बहुत अच्छा बनाया। इटली यूनिफाइड, यानी इटली कैसे यूनिफाई हुआ। लाइक जर्मनी, इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। लेकिन जर्मनी की तरह इटली का भी क्या था, बहुत पुराना इतिहास था पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन का। Italians were scattered over several dynasties, states as well as multinational Habsburg Empire। इटली क्या था, छोटे छोटे टुकड़ों में स्कैटर था, जो कि मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर चला रहा था। इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट। इटली कितने, 7 स्टेट में डिवाइडेड था। इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट एक्वायर्ड अ कॉमन फॉर्म एंड स्टिल हैड मेनी रिलीजन एंड लोकल वेरिएशन। तो इटली जो इटालियन लैंग्वेज थी वो भी सबके पास नहीं थी, उसके भी बहुत सारे लोकल वर्जन्स थे। गिस्पी मैजनी हैड sought to put together a coherent program for unitary Italian Republic। और गिस्पी मैजनी ने क्या किया, बहुत सारा जो प्रोग्राम चलाए ताकि जो लोग हैं इटालियन जो पीपुल है वो एक साथ आ पाए, रिपब्लिक हो पाए। यंग इटली फॉर डिस्मेंस्ट्रेशन ऑफ हिज गोल्स। तो यंग इटली क्या हुआ, उसका क्या गोल था कि एक हमें नेशन बनाना है। द फेलियर ऑफ रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग बोथ इन 1831 1848 मीन दैट द mental now fell on Sardinia Piedmont under the ruler King Victor Emmanuel II to unify Italian state through war। यानी जो फेलियर था, कब इन्होंने ट्राई किया था, 2 बार, 1831 में और 1848 में। लेकिन जो किंग था वहां का, अब उसके ऊपर आ गई थी जिम्मेवारी की, उसने क्या करना था, यूनिफाई करना था इटली को। कैसे, वार के थ्रू। इटालियन ऑफर्ड देमसेल्फ पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डोमिनेंस। जो इटली थी उसने क्या ऑफर किया, पॉसिबिलिटी थी उसके पास, किस चीज की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉलिटिकल डोमिनेंस की। उसके पास पॉसिबिलिटी थी, अभी वो कर सकता था ऐसा, क्योंकि पूरे यूरोप में वार चल रहा था नेशनल यूनिफिकेशन का। इटली वाज नाइदर अ रेवोल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेट। तो इटली क्या था, ना तो रेवोल्यूशनरी था ना डेमोक्रेट था, ना इधर ना उधर था। Italian population among whom's rate of illiteracy was high remained blissful and unaware of liberal nationalist ideology। यानी जो इटालियन पॉपुलेशन थी, जो अनएजुकेटेड लोग थे, उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि नेशनलिस्ट भावना होती क्या है, नेशनलिज्म होता क्या है, यूनिफिकेशन क्या होता है। द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। अब हम किस पे आते हैं, ब्रिटेन पे आते हैं। द मॉडल ऑफ नेशन और नेशन स्टेट सम स्कॉलर्स हैव आर्ग्यूड इज ग्रेट ब्रिटेन। तो जो क्या था कि नेशन और नेशनल स्टेट की जो ये था मॉडल था, वो क्या था, ग्रेट ब्रिटेन से आया था। इट वाज रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। ये किससे था, लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस से था। देयर वर नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू 18th सेंचुरी। यानी 18वीं शताब्दी से पहले कोई ब्रिटिश नेशन नहीं था। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन मीन्ड इन इफेक्ट दैट इंग्लैंड वाज एबल टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन क्या था, ये इंग्लैंड का जो इम्पोज था किस पे था, स्कॉटलैंड भी था, वो भी इसके अंदर आ रहा था। द ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज henceforth dominated by its English member। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट किससे डोमिनेट था, इंग्लिश मेंबर से डोमिनेट था। आयरलैंड वाज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू यूनाइटेड किंगडम इन 1801। तो आयरलैंड को क्या लिया, जबरदस्ती लिया गया किसमें, यूनाइटेड किंगडम में। कब, 1801 में, जबकि आयरलैंड आना नहीं चाहता था। ब्रिटिश फ्लैग, नेशनल एंथम, द इंग्लिश लैंग्वेज वाज
actively permitted in the older nation survived only as a subordinate partners on this union. ब्रिटिश फ्लैग, नेशनल एंथम, इंग्लिश लैंग्वेज को क्या किया, बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया। जो ओल्डर नेशनल था वो भी इसके साथ जो सबऑर्डिनेट पार्टनर थे जैसे आयरलैंड और स्कॉटलैंड, वो सब जुड़ के ये बनाया गया था, एक यूनियन बनाया गया था। इसके बाद है विजुअलाइजिंग द नेशन। While it was easy enough to represent the ruler through a portrait or a statue, in other words they represent a country if it was a person। यानी जो नेशन था उसको कैसे हम पोर्ट्रे कर रहे थे, एज अ पर्सन पोर्ट्रे कर रहे थे। नेशन वाज पोर्ट्रेड एज अ फीमेल फिगर, और नेशन को हम कैसे देख रहे थे, एज अ फीमेल फिगर देख रहे थे। द फीमेल फिगर बिकम अ एल्गोरी ऑफ नेशन, और फीमेल फिगर जो था उसको हम क्या कह रहे थे, एल्गोरी कह रहे थे नेशन का। क्रिस्टियन मरीना, पॉपुलर क्रिश्चियन नेम विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ पीपुल नेशन। तो इसका जो क्रिश्चियन मरीना था उसका नाम क्या था, वो क्या आइडिया प्रोपगेट कर रहा था, यानी पीपुल्स यानी लोगों का नेशन, यानी लोगों का राष्ट्र। नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। By quarter of 19th century, nationalism no longer retained its idealistic liberal democratic sentiment of first half of century but became a narrow creed with limited end। तो क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी तक आते आते नेशनलिज्म क्या हो गया था, इसका आइडिया लोगों ने खो दिया था, और इसके पास क्या आ गए थे, जो नैरो क्रीड यानी इसका कुछ लिमिटेड एंड आ गया था। यानी ऐसा नहीं था कि सबके मन में एक ही जैसा भाव आ गया था, इसमें कुछ ही लिमिटेड लोग थे। The most serious source of nationalist tension in Europe after 1871 was the area called Balkans। तो जो मोस्ट सीरियस नेशनलिस्ट टेंशन थी यूरोप में कब शुरू हुई, 1871 के बाद, और जो एरिया था जहां ये शुरू हुआ था उसको क्या कह रहे थे हम, बाल्कन कह रहे थे। बाल्कन was a region of geographical and ethnic variation। बाल्कन क्या था, रीजन था किस चीज का, जोग्राफिकल और एथनिक वेरिएशन का। One by one its European subject nationalists broke away from its control and declared independence। एक एक करके क्या थे इसके जो यूरोपियन सब्जेक्ट थे, नेशनलिस्ट थे, वो ब्रोक हो गए अपने आप, और सबने क्या कर दिया, अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया, यानी मैं खुद में एक नेशन हूँ, सब ऐसे ही डिक्लेयर करते थे। बाल्कन का एरिया था उससे टूट के। द बाल्कन एरिया बिकेम एन एरा ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट। तो बाल्कन एरिया जो एरिया था वो क्या हो गया, एक एरा बन गया था इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट का, यानी यहाँ बहुत ज़्यादा ये मतभेद हो गया था। बाल्कन स्टेट वाज जेलस ऑफ ईच अदर। वहाँ के जो रीजन था एक एक वो क्या था, एक दूसरे का जेलिस था। ईच हाउ टू गेन मोर टेरिटरी एट द एक्सपेंस ऑफ ईच अदर। यानी हर एक रीजन क्या चाह रहा था, दूसरे रीजन को एक्वायर करना चाह रहा था, अपनी टेरिटरी फैलाना चाह रहा था, ताकि दूसरा ना आगे बढ़ पाए, मैं ही आगे बढ़ूं, ऐसा वहाँ के रीजन्स के अंदर, जो वहाँ के जो लोग राज करने वाले थे उनके अंदर आ गया था भावना। बट द आइडिया दैट सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू नेशन स्टेट कैम टू एक्सेप्टेड एज नेचुरल एंड यूनिवर्सल। लेकिन आइडिया जो सोसाइटी के अंदर आया किस चीज़ का, कि नेशन स्टेट को एक्सेप्ट करना चाहिए, वो कैसा था, नेचुरल यूनिवर्सल था। यानी लोगों के अंदर नेचुरली वो चीज़ आ गई थी, क्योंकि सबको पता है एज अ नेशन रहने में कितना फ़ायदा है, एज अ नेशन अपने आप को रिप्रेजेंट करने में कितना ज़्यादा फ़ायदा है। तो इसी के साथ ही नेशनलिज्म इन यूरोप होता है ख़त्म। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। The growth of modern nationalism is initially connected to anti-colonial movement। यानी नेशनलिज्म की शुरुआत, राष्ट्र भावना की शुरुआत हमने यूरोप में तो देख ली थी कि यूरोप में कैसा हुआ था नेशनलिज्म। अब हम देखते हैं कि नेशनलिज्म इंडिया में कैसे हुआ, कि जो लोगों में थी, हमारे ऊपर जो ब्रिटिश राज कर रहे थे, तो हमारे अंदर वो राष्ट्र भावना की कैसे जागी, और कैसे हमने यहाँ एंटी कॉलोनियल मूवमेंट लाया। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट मतलब ब्रिटिश ने जगह जगह अपनी कॉलोनीज बसाई थी, तो उनकी कॉलोनीज को कैसे हमने हटाया और अपना राज यानी हमने डेमोक्रेसी कैसे स्थापित की। द कांग्रेस अंडर लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी ट्राइड टू फोर्ज ग्रुप्स टुगेदर विद इन वन मूवमेंट। तो महात्मा गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस ने क्या किया कि मूवमेंट को एक साथ स्टार्ट करने की कोशिश की, ग्रुप्स बनाने की कोशिश की, लोग ग्रुप्स बनाए और ग्रुप्स में मूवमेंट हो। हाउएवर द यूनिटी डिड नॉट इमर्ज विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन वही हुआ जो हमेशा से होता आया है, कि जो यूनिटी है वो विदाउट कॉन्फ्लिक्ट के इमर्ज नहीं हुई, यानी कॉन्फ्लिक्ट जो मतभेद थे उनके बिना यूनिटी नहीं आई। उसके बाद है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी कब हुआ, 1914 में। खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन वो सब हम इसमें देखेंगे। नेशनल मूवमेंट वाज स्प्रेडिंग इन न्यू एराज इन 1919 एंड इनकॉर्पोरेटिंग न्यू सोशल ग्रुप्स, डेवलपिंग न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल। तो नेशनलिज्म क्या हुआ, स्प्रेड होने लगा नए एरियाज में। कब, 1919 में।
और जब न्यू सोशल ग्रुप्स डेवलप होने लग गए, नया मोड ऑफ स्ट्रगल आने लगा। महात्मा गांधी केम टू इंडिया एंड द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। तो महात्मा गांधी कहाँ से इंडिया आ गए? महात्मा गांधी लंदन से इंडिया आ गए, यानी वो पढ़ने गए थे, साउथ अफ्रीका भी वहाँ से गए, तो वहाँ से वो वापस आ गए। अपनी उन्होंने जो वकालत की डिग्री थी वो वहाँ से ले आए, लो उन्होंने पढ़ लिया था। तो उन्होंने क्या हुआ, वहाँ से आइडिया ऑफ सत्याग्रह वो लेके आए। कहाँ से लेके आए? जो साउथ अफ्रीका में उनके साथ जो हुआ, जो उन्होंने देखा, तो वहाँ से वो सत्याग्रह का मूवमेंट लेके आए। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने सच की ताकत जान ली थी और वो सच की खोज में निकल पड़े थे। He advocated the physical force was not necessary to fight the oppressor। यानी उन्होंने क्या कहा कि फिजिकल फोर्स यानी मसल पावर की जरूरत नहीं है किसी भी चीज से लड़ने के लिए, कभी कभी दिमाग से भी खेलना पड़ता है। In 1916 he traveled to Champaran in Bihar to inspire the peasant to struggle against the oppressive plantation system। तो 1916 में महात्मा गांधी कहाँ गए? बिहार गए। क्यों गए? ताकि जो वहाँ पे पीजेंट्स के साथ जो हो रहा था उसके अत्याचार को हटाने के लिए वो कहाँ गए? चंपारण गए। और उन्होंने जो प्लांटेशन सिस्टम था उसके खिलाफ वहाँ पे सत्याग्रह किया और उसके खिलाफ मूवमेंट चलाया। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, की आइडिया ऑफ सत्याग्रह महात्मा गांधी के पास आया कहाँ से? महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। तो महात्मा गांधी भारत वापस कब आए? लंदन से या साउथ अफ्रीका से 1915 में। His heroic fight for Indians in South Africa was well known। तो उनकी किस चीज की चर्चा थी? इस चीज की चर्चा थी कि उन्होंने जो साउथ अफ्रीका में काम किया लोग इंडियंस के लिए, वो एक हीरोइक फाइट थी, एज अ हीरो उन्हें माना जा रहा था। His novel method of mass agitation known as सत्याग्रह had yielded good result। तो उनका जो क्या मेथड था कि बहुत सारी भीड़ के साथ इकट्ठा होकर सत्याग्रह करना, आंदोलन करना, वो क्या बहुत अच्छे रिजल्ट लाया साउथ अफ्रीका में। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आप रट लीजिए, ये याद कर लीजिए, आपको पेपर में लिखने के लिए आसानी होगी और मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। तो आइडिया ऑफ सत्याग्रह क्या था कि पावर ऑफ ट्रूथ, सच की ताकत को जानना, सत्य की ताकत को जानना और सत्य को खोजना, वही था सत्याग्रह का आइडिया। इन 1916 गांधी ट्रेवल्ड टू चंपारण बिहार टू इंस्पायर पीजेंट टू स्ट्रगल अगेंस्ट ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। तो ये हम ऊपर देख चुके हैं कि 1916 में गांधी जी चंपारण गए, किसके जो प्लांटेशन सिस्टम था उसके खिलाफ सत्याग्रह करने के लिए। इन 1917 क्रॉप्स फील्ड इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात बट द गवर्नमेंट रिफ्यूज टू रिमिट लैंड एंड रेवेन्यू इंसिस्ट ऑफ इट्स फुल कलेक्शन। तो 1917 में क्या हुआ कि जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में, वहाँ पे क्रॉप्स क्या हो गई? खराब हो गई। और जो सरकार थी, जो ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने क्या किया कि वो लैंड रेवेन्यू तो वैसे ही लेंगे जैसे वो ले ही रहे थे, उन्होंने उसमें कुछ कम नहीं किया। इन 1918 गांधी इंटरवीन्ड इन अ डिस्प्यूट बिटवीन वर्कर्स एंड मिल ओनर ऑफ अहमदाबाद। इसके बाद क्या हुआ? 1918 में महात्मा गांधी ने क्या किया, जो वर्कर्स थे और मिल ओनर्स थे उनके बीच में कुछ डिस्प्यूट चल रहा था और गांधी जी उनके बीच में पड़े, यानी उसको सुलझाने की कोशिश की उन्होंने। तो उन्होंने क्या कहा, ये एडवाइज टू वर्कर्स टू गो इन स्ट्राइक एंड डिमांड 35% इंक्रीज इन वेजेस। उन्होंने क्या कहा वर्कर्स को कि आप स्ट्राइक पे चले जाइए, यानी हड़ताल पे चले जाइए, हम काम नहीं करेंगे, उन्होंने ऐसा कहा। और 35% इंक्रीज इन वेजेस कहा, यानी जो उनकी तनख्वाह थी उसमें 35% इंक्रीज हो, मुनाफा हो, तब वो काम करेंगे। सत्याग्रह अबाउट गांधी जी टू क्लोज टच विद वर्कर्स इन अर्बन एरियाज। सत्याग्रह से क्या हुआ? सत्याग्रह से ये हुआ कि गांधी जी जो वर्कर्स अर्बन एरियाज में काम कर रहे थे उनके क्लोज टच में आए। इसके बाद है द रोलेट एक्ट। When the Rowlatt Act 1919 was passed hurriedly through the Imperial Legislative Council, inspiration of unanimous opposition of Indian members, Gandhi patience come to an end। यानी 1919 में जब उन्होंने क्या पास कर दिया? रोलेट एक्ट पास कर दिया। किसने? जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, और किसके बावजूद? जो इंडियन मेंबर्स हैं उनके अपोजिशन, उनके अपोज करने के बावजूद। तो गांधी जी का जो पेशेंस था वो खत्म हो गया, जो उन्होंने धैर्य रखा था वो उन्होंने खत्म कर दिया, भंग कर दिया। गांधी जी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉ एंड वुड स्टार्ट विद अ हड़ताल ऑन 6 अप्रैल। तो गांधी जी ने क्या कहा कि नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट सच इन अनजस्ट लॉज, नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया जाए इन जो अनजस्ट लॉज हैं इनके खिलाफ, यानी जो इन्होंने इन पे थोपा गया जो लॉज हैं उनके खिलाफ, which would start with हड़ताल on 6 अप्रैल।
और ये कैसे उन्होंने स्टार्ट की थी? 6 अप्रैल को हड़ताल के साथ स्टार्ट किया था। 6 अप्रैल 1919 was observed as Satyagraha Day when people all over the country observed fast and हड़ताल। तो 6 अप्रैल 1919 सत्याग्रह का दिन था, जिस दिन सारे देश में क्या होना था? फास्ट और हड़ताल, यानी सब कोई लोग ना खाना खाएंगे ना कुछ काम करेंगे। ये 6 अप्रैल 1919 के दिन तय हुआ था। 1990 द कंट्री विटनेस्ड द रिमार्केबल पॉलिटिकल अवेकनिंग इन इंडिया। और 1919 में ही क्या हुआ? रिमार्केबल पॉलिटिकल अवेकनिंग हुई इंडिया में, यानी जो लोग थे वो जागरूक हुए पॉलिटिक्स के प्रति, यानी अपने देश के प्रति वो जागरूक हो गए। Local leaders were picked up from Amritsar and Mahatma Gandhi was barred from entering Delhi। और उन्होंने क्या किया फिर? ब्रिटिश ने जो लोकल लीडर थे वो कहाँ से पिकअप किए? अमृतसर से पिकअप किए। और जो महात्मा गांधी से उनको क्या किया? बैर कर दिया, यानी वो दिल्ली में नहीं आ सकते हैं विदाउट ब्रिटिश की परमिशन की। On 10th April, the police in Amritsar fired upon a peaceful provocation and provoking widespread attacks on banks। तो 10 अप्रैल को क्या हुआ कि अमृतसर में फायर, यानी जो पुलिस थी उन्होंने ओपन फायर कर दी, कहाँ के बीच में? पब्लिक में कर दी। और वाइड स्प्रेड अटैक्स ऑन बैंक्स, और बैंक पे भी बहुत ज्यादा अटैक होने लगे लोगों के द्वारा। इसके बाद जलियांवाला बाग मैसकर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अ लार्ज क्राउड गैदर्ड इन इनक्लोज्ड ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग। तो जो लोग थे वो कहाँ इकट्ठा हुए थे? जलियांवाला बाग अमृतसर में इकट्ठे हुए थे। People came to protest against government's repressive measure while some came to attend the annual बैसाखी fair। कुछ लोग तो क्या थे? कुछ लोग तो सरकार का विरोध ही कर रहे थे, जो उन्होंने एक्ट पास किया था उसके खिलाफ। और कुछ लोग क्या? बैसाखी का जो मेला लगा था उसको देखने आए थे, उसमें चीजें खरीदने आए थे। जनरल डायर एंटर्ड द एरिया, ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट एंड ओपन फायर ऑन द क्राउड किलिंग हंड्रेड्स। तो जनरल डायर क्या आया? जनरल डायर आया उस एरिया में, और जो मतलब भागने की जो जगहें थी वो सब क्या कर दी? ब्लॉक कर दी। और लोगों को क्या कर दिया? सीधा ओपन फायर कर दिया। उसमें लोग हजारों की या हजारों की संख्या में लोग मरे, क्योंकि उन्होंने ओपन फायर कर दिया और जहां से भागना था वहां तो दरवाजा बंद कर दिया, तो लोगों ने तो मरना ही था। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन सीकिंग टू ह्यूमिलेट एंड टेरराइज पीपुल। तो मतलब गवर्नमेंट क्या हुई? जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया? बहुत ज्यादा रिप्रेशन, जो ब्रूटल तरीका था उन्होंने वो अपनाया लोगों को डराने के लिए। Satyagrahis were forced to rub their nose on the ground and crawl on street, do salam, salute to all side। तो जो सत्याग्रह करे थे जितने भी लोग गांधी जी के साथ, उन सबका क्या हुआ? उन सब की नाक रगड़ाई गई जमीन पे, और उनको क्या किया? जो स्ट्रीट, जो गलियां होती थी वहां भी चलाया गया और सलाम ठुकाया गया। जितने भी वो साहिब थे, यानी जितने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग थे, उन सबको सलाम ठुकाया गया उनके द्वारा। खिलाफत मूवमेंट। Rowlatt Satyagraha had been a widespread movement. It was still limited mostly to cities and towns। तो रोलेट एक्ट सत्याग्रह क्या था कि वाइड स्प्रेड मूवमेंट था। ये कहाँ था? फिर भी ये कहाँ तक लिमिटेड था? कुछ सिटीज और टाउन्स तक ही ये लिमिटेड था। महात्मा गांधी नाउ फेल्ट नीड अ लॉन्च मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया। तो महात्मा गांधी ने क्या सोचा कि एक ब्रॉड बेस्ड, यानी एक बहुत बड़े मास लेवल पे हमें एक मूवमेंट लॉन्च करना चाहिए। But he was certain that no such movement could be organized without bringing the Hindus and Muslims together। तो लेकिन उन्हें क्या था? उन्हें इस बात का पता था कि ये मूवमेंट तब तक लॉन्च नहीं किया जा सकता जब तक हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं आएंगे। द फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज हैड एंडेड विद डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की। तो पहला वर्ल्ड वार खत्म हो गया। कब हुआ? 1918 में खत्म हो गया, और ऑटोमन टर्की उसमें हार गया। देयर वर रूमर्स दैट अ हार्श पीस ट्रीटी वाज गोइंग टू बी इम्पोज्ड ऑन ऑटोमन एम्पायर who was the spiritual head of Islamic world। तो उस टाइम क्या रूमर थे? ये रूमर थे कि उनपे जो ऑटोमन एम्पायर है उनपे बहुत ज्यादा ट्रीटी लगने वाली है, बहुत ज्यादा हार्श जो उनपे कंडीशंस लगने वाली हैं। और ऐसा क्यों था? क्या थे वो ऑटोमन एम्पायर? वो थे जो इस्लामिक वर्ल्ड है उसके स्पिरिचुअल हेड थे वो, यानी बहुत बड़े लेवल पे थे। द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू फोर्स ब्रिटेन टू चेंज हर टर्किश पॉलिसी। तो जो इंडिया के मुस्लिम थे उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो जो ब्रिटेन के लोग हैं, जो ब्रिटेन वाले हैं, उनको क्या करेंगे? उनको फोर्स करेंगे कि वो अपनी टर्किश पॉलिसी को क्या कर दें? चेंज कर दें। अ खिलाफा कमिटी वाज फॉर्म्ड अंडर लीडरशिप ऑफ मौलाना आजाद, अजमल खान एंड हसरत मोहिनी। और खिलाफा कमेटी फॉर्म हुई किसके अंडर में? मौलाना आजाद, अजमल खान और हसरत मोहिनी के अंडर में ये कमेटी फॉर्म हुई। A young generation of Muslim leaders like brother Muhammad Ali and Shaukat Ali began discussing with Mahatma Gandhi about possibility of united mass action on the issue।
तो जो यंग जनरेशन के लोग थे, जो मुस्लिम लीडर्स थे, कौन कौन, जैसे मोहम्मद अली और शौकत अली, वो क्या डिस्कस करने लगे गांधी जी के साथ? वो डिस्कस करने लगे किस पॉसिबिलिटी पे कि एक मास एक्शन का, हम जो ये इशू हुआ है इसमें हम एक मास एक्शन ले, एक बड़ा एक्शन ले। डिफरिंग स्टैंडर्ड्स विद इन द मूवमेंट। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अलग अलग जो स्ट्रैंड्स थे इस मूवमेंट के अंदर में वो क्या क्या थे। पहला, रेबिलियन इन कंट्री साइड। तो जो कंट्री साइड में रेबिलियन चल रहा था, यानी जो ब्रिटिश के खिलाफ जो मूवमेंट चल रहे थे। फ्रॉम सिटीज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू कंट्री साइड। आफ्टर द वॉर द स्ट्रगल्स ऑफ पीजेंट एंड ट्राइबल वर डेवलपिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो कंट्री साइड में स्प्रेड हो ही रहा था धीरे धीरे, लेकिन जो वार के साथ, जो वार खत्म हो गया था, उसके साथ किसका स्ट्रगल बढ़ गया था? जो पीजेंट थे, जो किसान थे, जो ट्राइबल्स लोग थे इंडिया के डिफरेंट पार्ट में, उनका क्या बहुत ज्यादा स्ट्रगल बढ़ गया था। वन मोमेंट हियर वर वार अगेंस्ट तोलकदार लैंडलॉर्ड हु डिमांडेड फ्रॉम पीजेंट exorbitantly high rents and variety of other चीजेज। तो इसके साथ ही क्या था, किसके खिलाफ मूवमेंट था ये? तोलकदार और लैंडलॉर्ड के खिलाफ ये मूवमेंट था। कौन डिमांड कर रहे थे? जो पीजेंट से क्या डिमांड कर रहे थे? हाई रेंट और वेराइटी ऑफ अदर चीजें, यानी अलग अलग चीजें वो डिमांड कर रहे थे और हाई रेंट भी डिमांड कर रहे थे। पीजेंट हैड टू डू बेगार। तो पीजेंट को क्या करना पड़ता था? बेगार करना पड़ता था। पीजेंट मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू इन एबोलिशन ऑफ बेगार एंड सोशल बाइकआउट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स। तो जो पीजेंट थे उन्होंने क्या करना पड़ा? बेगार करना पड़ा। उन्होंने क्या डिमांड किया कि हमें जो रेवेन्यू वो दे रहे थे सरकार को, उसमें कुछ कमी हो, जो बेगार है इसका कुछ एबोलिशन हो, सोशल बाइकआउट हो लैंडलॉर्ड का, यानी जो उनके ऊपर लैंड लॉर्ड है, जो उनकी जमीन जिसके ऊपर वो काम कर रहे थे, उनका बाइकआउट हो। Oath Kisan Sahib was set up headed by Jawaharlal Nehru and other. Within a month, over 300 branches had been set up by villagers. तो ओध किसान सभा किसने ये सेटअप किया और हेडेड किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने सेटअप की इसका। और एक महीने के अंदर अंदर इसकी 300 ब्रांचेस और खुल गई थी, जो कि विलेजर्स ने सेटअप की थी। ट्राइबल पीजेंट्स इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ गांधी जी एंड आइडिया ऑफ स्वराज इन येट अनदर वे। तो जो ट्राइबल थे, वो पीजेंट लोग थे, उनके लिए जो महात्मा गांधी का क्या था? स्वराज का जो आइडिया था वो कुछ अलग तरीके से था, जैसे कि लैंड रोड से मुक्ति पाना, बेगार का एबोलिशन होना, ये सब उनके लिए क्या था? स्वराज था। द कॉलोनियल गवर्नमेंट had closed large forest areas preventing from entering the forest to graze their cattle or to collect fuel woods and fruits। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? जो लार्ज जो फॉरेस्ट एरिया था उसमें क्या कर दिया? लोगों को मना कर दिया जाने से। तो वो अपने वहाँ जो पशु थे उन्हें चरा नहीं सकते थे, वो लकड़ी इकट्ठा नहीं कर सकते थे, फ्रूट नहीं इकट्ठा कर सकते थे। तो इससे क्या लोगों को बहुत इफेक्ट यानी दिक्कतें होने लग गई। अलूरी सीताराम राजू claimed that he had a variety of special power. He asserted that India could be liberated only by use of force। तो अलौरी सीताराम राजू क्या थे? उन्होंने क्या क्लेम करा था कि उसके पास क्या है? बहुत सारी स्पेशल पावर है, और वो क्या करते हैं? वो क्या कर सकते हैं? इंडिया को कैसे लिबरेट, कैसे आजाद कर सकते हैं? केवल फोर्स से यूज करके, यानी लड़ाई करके ही केवल इंडिया आजाद हो सकता है। इसके बाद है टुवर्ड्स सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। महात्मा गांधी डिसाइड टू विड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1922। तो महात्मा गांधी ने क्या डिसाइड किया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या कर देंगे? विड्रॉ कर देंगे, यानी खारिज कर देंगे। कब? 1922 में। द मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंट इन मेनी प्लेसेस एंड सत्याग्रह नीड प्रॉपर्ली ट्रेन्ड फॉर मास स्ट्रगल। और जो मूवमेंट था वो क्या हो गया था? बहुत जगह पे वायलेंट हो गया था, और सत्याग्रह क्या थे? वो बहुत अच्छे तरीके से ट्रेंड होने चाहिए, उनका जो स्ट्रगल है वो सही ढंग से हो। CR Das and Motilal Nehru formed the Swaraj Party within Congress to argue for return to council politics। और जो CR दास थे और मोतीलाल नेहरू थे, उन्होंने क्या फॉर्म किया? स्वराज पार्टी फॉर्म की। किसके अंडर में? कांग्रेस के अंडर में। और आर्ग्यू किया किस पे? टू रिटर्न दी काउंसिल पॉलिटिक्स, यानी जो काउंसिल पॉलिटिक्स है उसके रिटर्न होने पे उन्होंने आर्ग्यू किया। सॉल्ट वाज पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। इसके बाद गांधी जी को क्या आइडिया सूझा कि सॉल्ट क्या है? जो नमक है वो किस चीज का पावरफुल सिंबल है? नेशन को यूनाइट करने का, नेशन को इकट्ठा करने का। सॉल्ट मार्च accompanied by 78 of his trusted volunteers। तो इसके बाद क्या शुरू होता है? सॉल्ट मार्च शुरू होता है। जो गांधी जी के क्या थे? 78 जो उनके ट्रस्टेड वॉलंटियर्स थे, वो भी उनके साथ इस सॉल्ट मार्च में थे। फाइनली गांधी जी once again decided to call off the movement and enter into pact with Irvin on 5 मार्च 1931। फिर से गांधी जी ने क्या किया कि जो मूवमेंट था उसको कॉल ऑफ कर दिया, यानी उसको फिर से खारिज कर दिया, और किस में एंटर हो गए? पैक्ट में, एक
हम कह सकते हैं एक ट्रीटी में उन्होंने पॉलिसी में वो किसके साथ चले गए, इरविन के साथ चले गए। कब? 5 मार्च 1931 को। Participants saw the movement in different angles such as पाटीदार्स ऑफ गुजरात एंड जट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। और जो पार्टिसिपेंट थे जो मूवमेंट के, उन्होंने क्या अलग अलग एंगल से देखा। जो पाटीदार हैं गुजरात के, जो जट हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने भी डिफरेंट डिफरेंट एंगल से देखा। तो ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट फॉर्म द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस इन 1920। बिजनेस और जो कॉमर्शियल चीज़ थी उनके लिए उन्होंने क्या फॉर्म किया कि इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस फॉर्म की। कब? 1920 में। एंड फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। और क्या फॉर्म किया? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फॉर्म की, यानी FICCI ये भी फॉर्म की। गांधी कॉल टू अनटचेबल दैट इज हरिजन चिल्ड्रन ऑफ गॉड। और जो गांधी थी, यानी उस टाइम क्या था, इंडिया में छुआछूत बहुत ज्यादा हुआ करती थी। तो गांधी जी ने जो अनटचेबल थे उन्हें क्या कहा? हरिजन कहा, यानी भगवान के बच्चे, चिल्ड्रन ऑफ गॉड। इसके बाद है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स, यानी जिन लोगों के अंदर एक साथ रहने की भावना या यूनिटी की भावना कैसे आई। नेशनलिस्ट मूवमेंट स्प्रेड when people belonging different region and communities begin to develop a sense of collective belongings. The identity of nation is most often symbolized in a figure or image. तो जो नेशनलिस्ट मूवमेंट थे वो लोगों में क्या हुआ? डिफरेंट रीजन और डिफरेंट कम्युनिटी से कैसे डेवलप हुआ? कलेक्टिव बिलोंगिंग से, यानी यूनाइट होके हुआ। यानी एक नेशन की आइडेंटिटी उन्हें समझ में आने लग गई, फिगर समझ में आने लग गया, इमेज समझ में आने लगी कि नेशन होता क्या चीज है, क्या नेशन से अगर एक साथ हो जाएंगे तो क्या फायदा होंगे। द इमेज ऑफ भारत माता वॉज फर्स्ट क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इन 1870। यानी जो भारत माता की सबसे पहली इमेज थी वो किसने बनाई थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी। कब? 1870 में। व्हेन ही रोट वंदे मातरम फॉर आवर मदरलैंड। जब उन्होंने क्या लिखा? वंदे मातरम, यानी अवर नेशनल सॉन्ग उन्होंने लिखा। कब? हमारी भारत माता के लिए 1870 में। इंडियन फोक सॉन्ग एंड folk songs and folk sung by boats played an important role in making idea of nationalism। यानी जो इंडियन फोक सॉन्ग थे, यानी जो लोकल गाने थे, वो प्ले किए गए ताकि जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म हो वो लोगों के अंदर जागे। इन बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर, इन मद्रास नतेशा शास्त्री कलेक्शन ऑफ फोक टेल्स एंड सॉन्ग्स विच लेड मूवमेंट ऑफ फोक रिवाइवल। यानी बंगाल में कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, उनकी जो कविताएं थी, और जो मद्रास में नतेशा शास्त्री थी, इनकी जो लोक कथाएं, लोक गीत, इन सब चीजों से क्या हुआ? लोग जागने लगे, लोगों के अंदर जागरूकता आने लगी। ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट अ ट्राई कलर रेड ग्रीन एंड येलो फ्लैग वर डिजाइन इन बंगाल। स्वदेशी मूवमेंट के दौरान क्या हुआ कि एक ट्राई कलर झंडा बनाया गया। It had 8 lotus representing 8 provinces and a crescent moon representing Hindus and Muslims। और इसमें क्या थे? 8 कमल थे, जो कि 8 जो प्रोविंसेस थी वहां उन्हें दर्शाए गए थे, और एक मून था जो क्या दर्शा था? हिंदू मुस्लिम को दिखा रहा था। मीन्स ऑफ क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वाज थ्रू री-इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। और जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी वो कैसे क्रिएट की जा रही थी? री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। जो हिस्ट्री थी उसको री इंटरप्रिटर करके, यानी लोगों को दोबारा बता के वो जगाई जा रही थी। नेशनलिस्ट राइटर्स urged the readers to take pride in India's greatest achievement in past and struggle to change the miserable condition of life under British rule। तो नेशनलिस्ट राइटर ने क्या किया? उन्होंने जो रीडर थे इंडिया के, उन्हें क्या दिलाया? गौरवान्वित किया कि जो भारत का अचीवमेंट है पास्ट में, और जो उन्होंने स्ट्रगल किया है, जो उन्होंने मिजरेबल, जो उन्होंने बुरी कंडीशन झेली है, किसके अंदर में? ब्रिटिश रूल के अंदर में। इन सब चीजों से क्या हुआ? लोगों के अंदर एक कलेक्टिव बिलोंगिंग आई, यानी लोगों के अंदर किस चीज की भावना आई? राष्ट्रवाद की भावना आई, और 1947 में फिर भारत आजाद हो गया। तो इसी के साथ ही नेशनलिज्म इन इंडिया होता है खत्म। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, यानी एक पूरे ग्लोबल वर्ल्ड का निर्माण कैसे हुआ। ग्लोबलाइजेशन इज एन इकोनॉमिक सिस्टम एंड इट इमर्जेस सिंस 50 ईयर्स। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है? एक इकोनॉमिक सिस्टम है, एक अर्थव्यवस्था है जो कब से इमर्ज हो रही है? 50 ईयर से इमर्ज हो रही है। To understand the making of global world, we have to understand the history of trade, migration and people search for work and movement of capitals। तो ग्लोबलाइजेशन या ग्लोबल वर्ल्ड को हमें
समझने के लिए क्या समझना होगा कि हिस्ट्री ऑफ ट्रेड, माइग्रेशन कब से चल रहा है, पीपुल जो लोग जो काम के लिए ढूंढते हैं, मूवमेंट ऑफ कैपिटल्स कब से हो रहा है, ये सब हमें जानना होगा। किसके लिए? मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड के लिए। तो सबसे पहले प्री मॉडर्न वर्ल्ड, यानी जो प्री मॉडर्न एरा था वो कैसा था, जैसे कि आज का वर्ल्ड है, इससे पहले वाला वर्ल्ड कैसे था। ह्यूमन सोसाइटी हैव स्टेडली मोर इंटरलिंक्ड, तो ह्यूमन सोसाइटी क्या थी? स्टेडली मोर लिंक थी, यानी जो आसपास में ही लोग थे वो ज्यादा लिंक थे। ट्रेवलर, ट्रेडर्स, प्रीस्ट, पिलग्रिम ट्रेवल्ड वास्ट डिस्टेंस फॉर कैरिंग गुड्स, मनी, आइडियाज, स्किल्स, इन्वेंशन एंड इवन जर्म्स एंड डिजीजेस। ट्रेडर्स और ट्रेवलर्स, प्रीस्ट, पिलग्रिम्स, ये सब क्या करते? बहुत बड़ा डिस्टेंस वो क्या कवर करते थे, किस चीज के लिए? गुड्स कैरी करने के लिए, पैसे के लिए, आइडिया, स्किल, इन्वेंशन, और क्या जो बीमारियां भी वो अपने साथ ले जाते थे किसी रीजन से किसी दूसरे रीजन में। तो इसके बाद है इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज लिंक्ड विद वेस्ट एशिया। तो वेस्ट एशिया यानी पश्चिमी एशिया जहां हम रहते हैं, और हमारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वो कहाँ थी? लिंक्ड थी एशिया से। कावरीज अ फॉर्म ऑफ करेंसी फ्रॉम मालदीव्स, एंड जो कावरीज थी वो कहाँ से थी? एक करेंसी थी मालदीव्स से। सिल्क रूट लिंक द वर्ल्ड, तो इसके बाद क्या हुआ? सिल्क रूट का निर्माण हुआ जिसने क्या किया? पूरे वर्ल्ड को लिंक किया। द सिल्क रूट वाज रिगार्डेड एज मोस्ट इंपॉर्टेंट लिंकिंग डिस्टेंस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो सिल्क रूट क्या करता था कि जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट था जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड को लिंक करता था, एक साथ जोड़ता था। रूट्स वर एग्जिस्टेड इवन बिफोर द क्रिश्चियन एरा एंड फ्लोरिश्ड टिल 15th सेंचुरी। तो रूट्स जो थे, जो रास्ते थे, वो कब से एग्जिस्ट करते थे? क्रिश्चियन एरा से पहले ही एग्जिस्ट करते थे, लेकिन कब से फ्लोरिश्ड, यानी जो लोगों के जानने में कब से आने लगा? 15th सेंचुरी के बाद लोगों के जानने में आने लगा। The Buddhist preachers, Christian missionaries and later on Muslim preachers used to travel by routes। फिर क्या हुआ? जो बुद्धिस्ट प्रीचर, जो बुद्ध लोग जो पूजा करने वाले थे, जो क्रिश्चियंस थे, जो मुस्लिम्स थे, वो सब कहाँ से? इन रूट से ट्रेवल करने लगे, इधर उधर जाने लगे। Routes proved to be a great source of trade and cultural links between distinct part of the world। फिर रूट्स क्या हो गए? रूट्स क्या प्रूव हो गए कि जो बहुत ग्रेट सोर्स है किस चीज का? ट्रेड करने का, कल्चरल लिंक्स, यानी दो संस्कृतियों का मेल होने का जो साधन है वो क्या है? रूट है। और डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ वर्ल्ड, यानी दो अलग अलग कोने जो हैं दुनिया के, वो किससे कनेक्ट हो सकते? रूट से कनेक्ट हो सकते थे, यानी जो रास्ते थे उनसे कनेक्ट हो सकते थे। इसके बाद है कंक्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। इन 16th सेंचुरी आफ्टर यूरोपियन सेलर फाउंड अ सी रूट टू एशिया एंड अमेरिका। तो 16वीं शताब्दी के बाद क्या हुआ? यूरोपियन जो सेलर थे, सेलर क्या होते थे? जो नाव में समुद्र में सेल करते थे, यानी इधर से उधर जाते थे। उन्होंने क्या फाउंड किया? एक सी रूट फाउंड कर दिया था। सी रूट किस चीज का? एशिया एंड अमेरिका का उन्होंने सी रूट फाउंड किया, यानी समुद्री रास्ता ढूंढा था उन्होंने एशिया और अमेरिका जाने का, यूरोपियंस ने। द इंडियन सबकॉन्टिनेंट हैड बीन known for bustling trade with goods, people and custom and knowledge। जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, यानी जो हमारा कॉन्टिनेंट था, वो किस लिए जाना जाता था? ट्रेड, गुड्स, पीपुल, कस्टम, इन सब चीज, कस्टम यानी संस्कृति, लोग, और नॉलेज, ज्ञान के लिए जाना जाता था। इट वॉज अ क्रूशियल पॉइंट इन देयर ट्रेड नेटवर्क। तो ये क्या था? बहुत क्रूशियल पॉइंट था हमारा देश उनके ट्रेड नेटवर्क में। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका, इट्स वास्ट लैंड एंड abundant crops and minerals begin to transform trade and lives everywhere। तो जब अमेरिका की डिस्कवरी हो गई थी, जब अमेरिका की खोज हो गई थी, जो इसकी बड़ी लैंड थी, बड़ी जमीन थी, इसकी जो क्रॉप्स थी, मिनरल्स थे, वो कहाँ होने लगे? वो ट्रेड होने लगे, वो लिव्स वो हर जगह फैलने लग गए, यानी लोग उन्हें इधर उधर ले जाने लग गए। Precious metals, particularly silver from mines located in Peru and Mexico, enhanced यूरोप्स वेल्थ एंड फाइनेंस इट्स ट्रेड विद एशिया। जो प्रीशियस मेटल थे, यानी जो हमारे पास खनिज थे, जो हमारे पास बहुत ही जो हमारे पास कीमती मेटल्स थे, वो सब कहाँ से? सिल्वर, वो कहाँ से लोकेटेड? कहाँ थे? पेरू और मैक्सिको में लोकेटेड थे। और इन्होंने क्या किया? यूरोप की वेल्थ को बढ़ाया। फाइनेंस, तो इनका ट्रेड कहाँ होने लगा? एशिया में होने लगा। द पोर्टुगीज एंड स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका वाज अंडरवे। तो पोर्तुगीज और स्पेनिश का कॉन्क्वेस्ट, और उन्होंने क्या करने लगा? कॉलोनाइजेशन कहाँ करने लगा? अमेरिका पे करने लग गए। द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ स्पेनिश कॉन्करर्स वाज नॉट अ कन्वेंशनल मिलिट्री वेपन बट जम्स ऑफ स्मॉल पैक्स विच दे कैरीड।
तो जब सबसे इंपॉर्टेंट जो हथियार था स्पेनिश कॉन्करर्स के पास वो क्या था, मिलिट्री नहीं थी, क्या थी कि जो जम्स, जो डिजीजेज वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री ले जाते थे ताकि दूसरी कंट्री इफेक्ट हो जाए, उसकी इकोनॉमी डाउन हो जाए, वहां के लोग बीमार हो जाएं, तो उससे क्या होगा, वो कंट्री बहुत डाउन हो जाएगी, उसका डेवलपमेंट रुक जाएगा। तो वो उनका वेपन था। अमेरिका's ओरिजिनल इनहेबिटेंट हैड नो इम्यूनिटी अगेंस्ट सच टाइप ऑफ डिजीज। तो जब दूसरी जगह के लोगों को उस बीमारी के बारे में या उस बीमारी को कभी हुई नहीं तो इम्यूनिटी बिल्डअप नहीं होगी, तो इम्यूनिटी बिल्डअप नहीं होगी तो वो डिजीज उन्हें पकड़ लेगी और बहुत ज्यादा लोग बड़ी संख्या में मरने लगेंगे। अ वर्ल्ड इकोनॉमी टेक शेप, इसके बाद क्या हुआ कि जो दुनिया की इकोनॉमी उसने शेप लिया। एबलिशन ऑफ कॉर्न लॉ, और इसके बाद क्या हुआ, जो कॉर्न लॉ था उसका एबलिशन यानी उसे बर्खास्त किया गया। अंडर द प्रेशर फ्रॉम लैंडओनर ग्रुप्स द गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्टेड द इंपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स। तो इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया, जो गवर्नमेंट थी, कहाँ की गवर्नमेंट थी, जो अमेरिका की गवर्नमेंट थी, उसने फूड ग्रेन को बैन कर दिया क्योंकि इससे बीमारियां फैल रही थी। आफ्टर द कॉर्न लॉ वर स्क्रैप्ड, फूड कुड बी इंपोर्टेड इनटू ब्रिटेन मोर चीपली देन इट कुड बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। तो जब कॉर्न लॉ हट गया, इसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटेन में जो बाहर से हम जो राशन मंगा सकते थे वो आसानी से मंगा सकते थे, बजाय किसके की कंट्री में ही प्रोड्यूस करें इसके बजाय। ब्रिटिश फार्मर्स वर अनेबल टू कम्पीट विद इम्पोर्ट्स, लेकिन जो ब्रिटिश फार्मर थे वो किसके साथ अनेबल थे कम्पीट करने के लिए, जो इम्पोर्ट वहां हो रहा था, क्योंकि वो वहीं उगा रहे थे लेकिन वो महंगा बिक रहा था और जो लोग बाहर से खरीद के ला रहे थे वो सस्ता खरीद के ला रहे थे, तो उनका बहुत ही मुश्किल हो गया था वहां रहना। वास्ट एरिया ऑफ लैंड वर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, और जो बहुत बड़ा एरिया था लैंड का वो क्या रह गया, अनकल्टिवेटेड रह गया यानी अनुपजाऊ रह गया। एज फूड प्राइस फेल कंजप्शन इन ब्रिटेन रोज, इसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही प्राइस ऑफ फूड, जैसे फूड के प्राइस घट गए तो लोगों ने क्या, उसकी कंजप्शन बहुत ज्यादा कर ली। फास्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन ब्रिटेन लेड टू हायर इनकम एंड मोर फूड इंपोर्ट, और जैसे ही इंडस्ट्रियल ग्रोथ कहाँ होने लगे, ब्रिटेन में हो गए, तो इससे क्या हो गया, लोगों की इनकम हाई होने लग गई, उनको ज्यादा फूड इंपोर्ट करना पड़ा या करने लगे। द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके बाद टेक्नोलॉजी का क्या रोल था। टेक्नोलॉजी हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 19th सेंचुरी वर्ल्ड सच एज रेलवे, स्टीमशिप एंड टेलीग्राफ। तो टेक्नोलॉजी का क्या था, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था 19th सेंचुरी में दुनिया पे। क्यों, इससे क्या होने लगा कि रेलवेज बनने लगे, क्यों, क्योंकि स्टीम इंजन आ गया था, स्टीमशिप एंड टेलीग्राफ ये सब बनने लगे। टेक्नोलॉजी एडवांसेस वर ऑफन द रिजल्ट ऑफ सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने लगी, इससे क्या हो गया, सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स इन पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ने लगा, उनकी ग्रोथ होने लगी। द रेफ्रिजरेटेड शिप्स ग्रेटली हेल्प टू ट्रांसपोर्ट द प्रिसेबल फूड आइटम ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, और जिन शिप्स में रेफ्रिजरेटर लगा हुआ था, फ्रीज लगा हुआ होता था, उनमें जो हम ग्रेन्स वगैरह या फल फ्रूट वगैरह ले जाना क्या हुआ, आसान हो गया, क्योंकि वो ज्यादा दिन तक प्रिजर्व रहता, खराब नहीं होता था। इट ग्रेटली फैसिलिटेटेड the shipment of frozen meat from America, Australia और न्यूजीलैंड to different European country। इससे क्या हो गया कि इन्होंने बहुत ज्यादा फैसिलिटेट किया, जो फ्रोजन मीट थी वो कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, डिफरेंट यूरोपियन कंट्री में जाने लगी, अमेरिका और इन सारे देशों से। द 19th सेंचुरी, तो इसके बाद क्या हुआ 19th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी इकोनॉमिक पॉलिटिकल सोशल कल्चर टेक्नोलॉजी फैक्टर इंटरेक्टेड इन कॉम्प्लेक्स वे टू ट्रांसफॉर्म सोसाइटीज एंड रीशेप एक्सटर्नल रिलेशंस। तो 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड सोशल एंड कल्चरल टेक्नोलॉजी फैक्टर्स, उन्होंने क्या किया, सब इंटीग्रेट या इंटरेक्ट होने लगे, किस चीज को ट्रांसफॉर्म करने में, सोसाइटी को, रीशेप एक्सटर्नल रिलेशंस, जो एक्सटर्नल रिलेशंस थे वो सब क्या होने लगे, रीशेप होने लगे, यानी जो दो देशों के बीच में रिलेशंस थे वो सब रीशेप होने लग गए। इंडेंजर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया, मीनिंग ऑफ इंडेंजर्ड लेबर। तो इसके बाद हम देखते हैं जो लेबर का भारत से क्या होने लग गया, एक्सपोर्ट होने लग गया। इंडेंजर्ड लेबर मींस अ बॉन्डेड लेबर अंडर कॉन्ट्रैक्ट टू वर्क फॉर एन एम्प्लॉयर फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम। तो इंडेंजर्ड लेबर का मतलब क्या हुआ कि वो लेबर क्या है, बाउंड है किसी कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में कुछ समय तक काम करने के लिए, और वो टाइम फिक्स होगा किस हिसाब से, कि जिस हिसाब से उसका या तो लोन हो या वो कॉन्ट्रैक्टर फिक्स करेगा। इट ब्राउट हायर इनकम फॉर सम एंड पॉवर्टी फॉर अदर्स। किसी के लिए तो क्या हुआ, हायर इनकम आ गई, और किसी के लिए क्या हो गई, इससे पॉवर्टी आ गई। कॉजेज ऑफ माइग्रेशन ऑफ इंडियन इन इंडेंजर्ड वर्कर्स, कि जो उनका माइग्रेशन था वो क्यों हुआ। मोस्ट केम फ्रॉम प्रेजेंट डे रीजन ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, सेंट्रल इंडिया एंड तमिलनाडु। ज्यादातर जो लेबर्स थे वो कहाँ से आ रहे थे,
ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से, बिहार, जो सेंट्रल इंडिया यानी मध्य प्रदेश वगैरह से या तमिलनाडु से आ रहे थे। These regions of India experienced many social changes like cottage industry declined, land rent rose, and the land were cleared from mines and plantation. तो इन रीजन ने क्या देखा था, बहुत कुछ चीजें देखी थी। कैसे देखी थी? जो कॉटेज इंडस्ट्री थी उसका जो डिक्लाइन था वो उन्होंने देखा था, लैंड रेंट रोज देखा था, और जो लैंड उनसे छीन ली गई थी किस चीज के लिए? माइन और प्लांटेशन के लिए। इसके बाद इन 19th सेंचुरी इंटेंजर्ड डिस्क्राइब एज अ न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी। तो 19वीं शताब्दी में क्या हो गया? इंटेंजर्ड क्या हो गया? डिफाइंड एज अ न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी, यानी दासत्व वो हो गया था, डिस्क्राइब लोग उसे ऐसा करने लग गए थे। होसे रिटियस कार्निवल इन Trinidad when workers of all race and religion join in celebrating। तो होशे क्या था? एक रिचुअल कार्निवल था। कहाँ? ट्रिनिडेड में। वहां पे क्या होते थे? जो सारे वर्कर थे किसी भी रेस के, किसी भी रिलीजन के, वो सब ज्वाइन होकर सेलिब्रेट करते थे। इसके बाद है द इंटर वॉर इकोनॉमिक। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज मेनली फाउट इन यूरोप। तो पहला वर्ल्ड वॉर कहाँ लड़ा गया? यूरोप में लड़ा गया। ड्यूरिंग दिस टाइम द वर्ल्ड एक्सपीरियंस इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एंड अदर मिजरेबल वॉर। तो इस टाइम पे पहले ही ऐसा चल रहा था कि इकोनॉमिक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही थी, ऊपर से क्या हो गया? वॉर शुरू हो गया। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज फॉट बिटवीन टू पावर ब्लॉक, ऑन वन वर द एलाइज ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, लेटर जॉइन द यूएस। तो जो वर्ल्ड वॉर था वो दो बहुत बड़ी पावर्स के बीच में लड़ा गया था। किन किन के बीच में? जो एलाइज थी, एलाइज यानी ज्वाइंट सिस्टम था एक साथ, वो था ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, और लेटर इन्होंने बाद में किसने इनको ज्वाइन किया? यूएस ने ज्वाइन किया। ऑन द अपोजिट साइड, दूसरी साइड में कौन कौन थे? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगेरी, ऑटोमन एंड टर्की, ये सब दूसरी साइड में थे। दिस वार लास्टेड फॉर 4 years, यानी ये वार कब तक चला? 4 सालों तक ये युद्ध चला। इसके बाद है टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट टाइम मॉडर्न वेपन्स लाइक मशीन गन, टैंक्स, एयरक्राफ्ट, केमिकल वेपन्स एटसेट्रा वाज यूज्ड ऑन मैसिव स्केल। तो इस टाइम क्या हुआ था? सबसे पहले जो मशीन गन, टैंक, एयरक्राफ्ट, केमिकल वेपन्स सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूज हुए थे। मिलियंस ऑफ सोल्जर हैड टू बी रिक्रूटेड फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। जो बहुत सारे सोल्जर्स थे उन्हें कहाँ से रिक्रूट करना पड़ा? पूरी दुनिया से लाना पड़ा। मोस्ट ऑफ देयर वर मैन ऑफ वर्किंग एज। ज्यादातर क्या थे? मैन थे वर्किंग एज यानी काम करने वाले। ब्रिटन वुड्स इंस्टीट्यूशन to deal with external surplus and deficit, a confirmation was held on July 1944 at Bretton Woods in New Hampshire in USA। तो जो एक्सटर्नल सरप्लस यानी किसी चीज की कमी या किसी कोई चीज बहुत ज्यादा हो गई, तो इस चीज के लिए एक कॉन्फ्रेंस बिठाई गई। कहाँ? ब्रिटेन वुड्स। कहाँ? यूएसए में। कब? जुलाई 1944 में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक वर सेटअप टू फाइनेंस पोस्ट वॉर रिस्ट्रक्चरिंग। इसके बाद क्या हुआ? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक बनाए गए ताकि जो वार के बाद जो सब नुकसान हुआ है उसको दोबारा से स्ट्रक्चर, दोबारा से वैसे किया जाए जैसे वार से पहले था या उससे भी बेहतर किया जाए। इसके बाद है द पास्ट वॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम इज नोन एज ब्रिटेन वुड्स। तो जो युद्ध के बाद का सिस्टम था, जो इकोनॉमिक सिस्टम युद्ध के बाद था, उसको क्या जानने लगे लोग? ब्रिटेन वुड्स सिस्टम जानने लगे। दिस सिस्टम वाज बेस्ड ऑन फिक्स एक्सचेंज रेट। तो ये सिस्टम किस चीज पे बेस्ड था? फिक्स एक्सचेंज रेट होगा। IMF एंड वर्ल्ड बैंक आर रिफर्ड एज ब्रिटेन वुड्स ट्विंस। तो IMF और वर्ल्ड बैंक क्या रिफर होने लगे? एज ब्रिटेन वुड्स ट्विंस, यानी ब्रिटेन वुड के ट्विंस जानने मतलब कहने लगे लोगों ने। यूएस हैज एन इफेक्टिव राइट ऑफ वीटो ओवर की IMF एंड वर्ल्ड बैंक। तो यूएस के क्या था? उनके पास राइट था, वीटो पावर थी उनके पास। किसके ऊपर? IMF और वर्ल्ड बैंक के ऊपर। द ग्रेट डिप्रेशन, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्रेशन। तो क्या क्या फैक्टर थे डिप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल? एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन रिमेन्ड अ प्रॉब्लम। एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन यानी एग्रीकल्चर से बहुत ज्यादा प्रोडक्शन, ओवर प्रोडक्शन हो रहा था, वो क्या था? एक प्रॉब्लम थी। इट मेक्स प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स स्लम्पिंग। तो इससे क्या हुआ कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के प्राइस थे वो बहुत ज्यादा कम थे। मैनी कंट्रीज फाइनेंस देयर इन्वेस्टमेंट थ्रू एंड लोन एंड दे गॉट फ्रॉम यूएसए। तो ज्यादातर जो कंट्री थी उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फाइनेंस किया, एक लोन बनवाया। कहाँ से? यूएसए से एक लोन बनवाया। अमेरिकन कैपिटलिस्ट स्टॉप्ड ऑल लोन्स टू यूरोपियन कंट्री। लेकिन अमेरिका ने किसको लोन नहीं दिया? यूरोपियन को या यूरोप के लोगों को, यूरोपियन कंट्रीज को लोन नहीं दिया। इन यूरोप इट लेड टू अ फेलियर ऑफ सम मेजर बैंक्स एंड कोलैप्स ऑफ करेंसी लाइक स्टर्लिंग। तो यूरोप में क्या हो गया?
फेलियर होने लगा ज़्यादातर बड़े बैंकों का, कोलैप्स हो गई, करेंसी कोलैप्स हो गई, गिर गई। डबलिंग द इंपोर्ट ड्यूटीज बाय द यूएसए विच हिट द वर्ल्ड ट्रेड बैडली। फिर यूएसए ने क्या किया, डबल कर दिया इंपोर्ट ड्यूटीज, जिससे क्या हो गया, जो वर्ल्ड ट्रेड था वो बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हो गया। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर NIEO, इसके बाद क्या हुआ, न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर हुआ। मोस्ट डेवलपिंग कंट्री डिड नॉट बेनिफिट फ्रॉम फास्ट ग्रोथ ऑफ वेस्टर्न इकोनॉमी इन 1950s एंड 60s। तो ज्यादातर जो डेवलपिंग कंट्री थी, यानी धीरे धीरे जो ग्रोथ करी थी, उनको कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं हुआ। किससे, जो फास्ट ग्रोथ वेस्टर्न इकोनॉमिक्स थी, जो वेस्टर्न इकोनॉमी ग्रो हो रही थी, उससे उनको कोई फायदा नहीं हुआ। They organized themselves as a group, the group of 77 और G77 to demand a new international economic order। तो उन्होंने क्या किया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, एक साथ आए और उन्होंने एक नए ग्रुप की डिमांड की, जिसको उन्होंने क्या कहा, G77, और न्यू इकोनॉमिक इंटरनेशनल ऑर्डर को बनाने की डिमांड की, जिसको उन्होंने नाम दिया NIEO। It was a system that would give a real control over their natural resource, more development assistance, fairer price for raw material, better access for their manufactured good in developed countries market। तो इन्होंने क्या था, इस सिस्टम में क्या था कि जो रियल कंट्रोल है उनके नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर, वो उन्हीं का हो, और जो डेवलपमेंट उनका असिस्टेंट, यानी धीरे धीरे वो डेवलप कर रहे हैं, उनका जो प्राइस है रॉ मटेरियल का वो सही होना चाहिए, बहुत ज्यादा कम भी नहीं और बहुत ज्यादा भी नहीं। मैन्युफैक्चर्ड गुड पे उनका भी एक्सेस हो, डेवलप कंट्री के मार्केट में उसे सही तरीके से बेच पाए। तो इस सब चीजों में ये सिस्टम बनाया गया था। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन चाइना। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी चाइना में क्या थी, वेजेस वर लो इन कंट्रीज लाइक चाइना। तो तनख्वाह क्या थी, चाइना में कम थी। द लो कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ चाइनीज इकोनॉमी मेड इट प्रोडक्ट्स चीपर। तो जो लो कॉस्ट स्ट्रक्चर थी चाइनीज इकोनॉमी, उन्होंने क्या बनाए, प्रोडक्ट सस्ते बनाए, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी क्या थी, लो कॉस्ट थी। चाइना बिकेम अ फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर MNCs टू इन्वेस्ट। तो चाइना क्या हो गया, फेवरेट डेस्टिनेशन हो गया MNC का इन्वेस्ट करने के लिए। क्यों, क्योंकि जब प्रोडक्ट सस्ते होंगे तो रॉ मटेरियल सस्ता होगा, यानी पैसे कम खर्च होंगे। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ चाइना बैक इनटू फोल्ड ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। तो जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी चाइना की, वो क्या होगी, वो पूरे वर्ल्ड पे भारी पड़ने लग गई, क्योंकि चाइना क्या हो गया, ग्रो बहुत तेजी से ग्रो करने लग गया। MNCs, इसके बाद आता है MNCs, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, a large company that operate in several countries at same time। तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन क्या है, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो एक साथ कई देशों में एक ही टाइम पे ऑपरेट करती हैं। The worldwide spread of MNCs was notable feature in 1950s and 1960 as US business expand worldwide। तो जो वर्ल्ड वाइड स्प्रेड थी MNC का, वो कब देखा गया, वो देखा गया 1950s एंड 1960s में, जब यूएस ने अपना, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ने अपना बिजनेस एक्सपेंड किया वर्ल्ड वाइड। हाई इंपोर्ट टैरिफ इज इम्पोज्ड बाय डिफरेंट गवर्नमेंट फोर्स्ड MNCs to locate मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। तो जो हाई इंपोर्ट टैरिफ, यानी जो कंट्रियां थी क्या लगा थी, बहुत ज्यादा इंपोर्ट टैक्स लगा थी, अलग अलग जगह का अलग अलग टैक्स था MNCs पे, और इससे क्या होती, उन्हें दिक्कत हो रही थी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने में। तो इसके बाद एक कंक्लूजन, इन लास्ट 2 decades द इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड हैज चेंज्ड अ लॉट एज अ कंट्री लाइक चाइना, इंडिया एंड ब्राजील हैव अचीव्ड रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो लास्ट 2 डिकेड, यानी जो पिछले 2 दशक रहे हैं, इनमें क्या इकोनॉमी बहुत ज्यादा चेंज हुई है। इसमें जो चाइना, इंडिया, ब्राजील जैसी कंट्री, उन्होंने बहुत ज्यादा रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखा है। तो इसी के साथ ही द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड होता है खत्म। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 5, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो हम देखते हैं एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है। प्रायर द इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मीन फैक्ट्री प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वर्कर मीन फैक्ट्री वर्कर्स। दिस फेज इज नोन एज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ, औद्योगिकरण, यानी जो फैक्ट्रीज का सेटअप करना हुआ, वो क्या हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन से, रिवोल्यूशन से पहले, यानी जो हमारे पास औद्योगिकरण की जो क्रांति आई, उससे पहले क्या था कि फैक्ट्री और का प्रोडक्शन ही क्या माना जाता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन माना जाता था, और जो फैक्ट्री वर्कर्स थे वही इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के वर्कर्स माने जाते। और इसी फेज को हम क्या बोलते हैं, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिकरण से पहले का जो समय था। अब है प्रोटेक्टिव टैरिफ, to stop the import of certain goods and to protect domestic goods a tariff was imposed। कि कोई सर्टेन जो गुड्स, यानी जो कोई गुड्स था जो हमें नहीं चाहिए था, उसको हमें इंपोर्ट पे हमें उसका स्टॉप लगा दिया, बंद कर दिया। टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक गुड अ टैरिफ वाज इम्पोज्ड।
ताकि जो हमारा जो लोकल गुड है वो भी क्या हो, प्रमोट हो। उसके लिए हमने क्या लगाया, एक टैरिफ लगाया, एक टैक्स लगाया उस पे जो हमारे पास बाहर से जो गुड्स आ रहे हैं। दिस टैरिफ वाज इम्पोज्ड इन ऑर्डर टू सेव डोमेस्टिक गुड्स फ्रॉम कंपटीशन। तो ये टैरिफ लगाया क्यों गया, ताकि जो डोमेस्टिक गुड्स हो उसको कंपटीशन से हम बचा सकें, एंड आल्सो टू सेव द इंटरेस्ट ऑफ लोकल प्रोड्यूसर। और जो लोकल प्रोड्यूसर है उनका भी क्या हो, इंटरेस्ट बना रहे। ऐसा ना हो कि लोकल जो प्रोड्यूसर है उसका इंटरेस्ट हट जाए, वो प्रोड्यूस ना करे। लाइफ ऑफ वर्कर्स, यानी जो जो औद्योगिकरण में जो लोग काम कर रहे थे उनकी जो जिंदगी थी वो कैसी थी। आफ्टर द बिजी सीजन वाज ओवर, लेबर्स लुक्ड फॉर इवन ऑड जॉब्स। जब एक बार बिजी सीजन जो खत्म हो जाता था उसके बाद क्या था, जो लेबर था वो किसी के लिए जो और जॉब्स यानी जो कुछ पार्ट टाइम जॉब्स के लिए सर्च करता था। द वेजेस इंक्रीज समवट इन 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में क्या हुआ, जो वेजेस थी, जो तनख्वाहें थी वो बढ़ा दी गई। द इनकम ऑफ वर्कर डिपेंडेंट नॉट ऑन वेज रेट अलोन, इट आल्सो डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ डेज देयर वर्क। यानी जो इनकम थी वो किस पे भी डिपेंड करती थी, वो केवल वेज रेट पे, मतलब जो उनकी तनख्वाह उसी पे डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड करता था कि उन्होंने कितने दिन काम किया और किस हिसाब से काम किया। फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मेड वर्कर्स हॉस्टाइल टू न्यू इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। तो अनएम्प्लॉयमेंट का डर क्या था कि जो वर्कर्स थे उन्होंने न्यू इंट्रोडक्शन जो टेक्नोलॉजी साथ वो मतलब वो घुल मिल गए उस टेक्नोलॉजी साथ, क्योंकि उन्हें डर था कि ऐसा ना हो कि हमारी जॉब छीन ली जाए। एंड दे देन इंट्रोड्यूस्ड वुलन इंडस्ट्री। इसके बाद किस चीज का, फिर जो न्यू टेक्नोलॉजी आई उससे क्या हुआ, जो वुलन इंडस्ट्री था उसका इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद है लेसेज एंड फेरे। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिस्ट, फॉर द फास्ट ट्रेड, अ पॉलिसी ऑफ लेसेज फेरे should be applied whereby government should neither interfere in trade nor in industrial production। तो जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, वो क्या कहते हैं कि जो हमारे पास जो ट्रेड पॉलिसी है, जो लेजेस एंड फेरे की ट्रेड पॉलिसी, वो क्या कहती है कि जो गवर्नमेंट है उसको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, किसमें, ट्रेड और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। दिस पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट नेम एडम स्मिथ। और ये ब्रिटिश जो ये पॉलिसी है किसने लाई थी, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट, यानी जो ब्रिटिश अर्थशास्त्री था उसने लाई थी, और उसका नाम क्या था, एडम स्मिथ नाम था। इसके बाद है पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन। द पॉलिसी टू बी अप्लाइड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द न्यूली फॉर्म्ड इंडस्ट्रियल फ्रॉम स्टिफ कंपटीशन। और जो ये पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन क्या थी, ये पॉलिसी किस पे लागू की जाए, जो न्यू इंडस्ट्री फॉर्म है उन पे लागू की जाए, ताकि वो जो पुराने जो कॉम्पिटिटर मार्केट में बैठे हैं उनसे उस इंडस्ट्री को बचाया जाए। इंपीरियल प्रेफरेंस। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड द गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन टू इंडिया बी गिवन स्पेशल राइट्स एंड फैसिलिटीज। तो जब स्पेशल इंपीरियल प्रेफरेंस का मतलब क्या हुआ कि जब ब्रिटिश काल के दौरान अगर कोई भी गुड अगर ब्रिटेन से भारत आता था तो उसे स्पेशल राइट और फैसिलिटी दी जाती थी। इसके बाद है चैम्बर ऑफ कॉमर्स। चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाज एस्टैब्लिश्ड इन 19th सेंचुरी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स कब एस्टैब्लिश किया गया, 19th सेंचुरी में एस्टैब्लिश किया गया, टू ऑर्डर टू टेक कलेक्टिव डिसीजन। और क्यों एस्टैब्लिश किया गया, ताकि जो कलेक्टिव डिसीजन एक साथ लें ऑन सर्टेन इंपॉर्टेंट इशू। किस पे, कुछ सर्टेन इंपॉर्टेंट इश्यूज पे कंसर्निंग ट्रेड एंड कॉमर्स। और जो इशू क्या क्या थे, ट्रेड एंड कॉमर्स की जो इश्यूज थे। इट्स फर्स्ट ऑफिस वाज सेटअप इन मद्रास। इसका पहला ऑफिस कहाँ था, मद्रास में सेटअप किया गया था। इसके बाद है नेशनलिस्ट मैसेज, यानी जो राष्ट्रीय लोग थे जो राष्ट्र के लिए कुछ काम कर रहे थे उनका क्या मैसेज था। इंडियन मैन्युफैक्चरर एडवाइज द नेशनलिस्ट मैसेज वेरी क्लियरली। यानी जो इंडियन मैन्युफैक्चरर थे उन्होंने एडवर्टाइज किया किस चीज को, जो नेशनलिस्ट का मैसेज था उसको। दे सेड इफ यू केयर फॉर द नेशन देन बाय प्रोडक्ट्स दैट इंडियन प्रोड्यूस। यानी वो क्या कहते थे कि अगर आप अपने नेशन की केयर करते हो, अपने नेशन को चाहते हो, तो केवल उन्हीं प्रोडक्ट को लें जो इंडिया में प्रोड्यूस हुए हैं। एडवर्टाइजमेंट बिकेम अ व्हीकल ऑफ नेशनलिस्ट मैसेज ऑफ स्वदेश। यानी जो एडवर्टाइजमेंट था नेशनलिस्ट का वो किस चीज का बन गया, व्हीकल, यानी वो एक गाड़ी सी बन गई, किसका, स्वदेश का, एक मैसेज की एक गाड़ी बन गई। स्वदेश यानी अपने देश के लिए, अपना देश का जो प्रोड्यूस्ड गुड है उसको खरीदने के लिए। इसके बाद है द कंक्लूजन। The age of industries has meant major technology changes, growth of factories, making of new industrial labor force। तो जो एज ऑफ इंडस्ट्री थी उसने क्या किया, जो मेजर टेक्नोलॉजी चेंज, जो ग्रोथ ऑफ फैक्ट्री, मेकिंग ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स, इन सब का ये क्या हुए, चेंज हुए, ये सब ग्रो हुए जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रोडक्शन हैंड टेक्नोलॉजी आल्सो प्लेड अ की रोल इन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी, जो हैंड टेक्नोलॉजी थी,
इन सब ने भी क्या किया, बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया किसमें, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, औद्योगिकरण की क्रांति में। तो इसी के साथ ही द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है खत्म। तो अब हम पढ़ते हैं हिस्ट्री चैप्टर नंबर 7, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। द अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड इन चाइना, जापान एंड कोरिया। जो सबसे पहले प्रिंट की टेक्नोलॉजी थी वो कहाँ डेवलप हुई थी, चाइना, जापान और कोरिया में। प्रिंट यानी जैसे पेपर पे जो हम प्रिंट करते हैं वो। इन चाइना बुक्स वर प्रिंटेड बाय रबिंग पेपर अगेंस्ट इंक्ड सरफेस ऑफ वुडन ब्लॉक्स। तो जो चाइना में थे वो बुक्स कैसे प्रिंट हो रही थी कि पेपर को रब करके, किसके बीच में, जो वुडन ब्लॉक्स है उनके बीच में रब करके। फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स, तो सबसे पहले प्रिंटेड बुक्स प्रिंट इन चाइना। इन 17th century द यूज ऑफ प्रिंट डाइवर्सिफाइड इन चाइना बिकॉज ऑफ बूमिंग अर्बन कल्चर। तो जो 17वीं शताब्दी में प्रिंट कल्चर था वो क्या हो रहा था, डाइवर्सिफाई हो रहा था चाइना में, क्योंकि जो वहां पे जो अर्बन कल्चर था वो क्या बहुत ज्यादा बढ़ रहा था उस टाइम पे, इसलिए जो प्रिंट था वो भी डाइवर्सिफाई हो रहा था। प्रिंट इन जापान, बुद्धिस्ट मिशनरी फ्रॉम चाइना इंट्रोड्यूस हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इन जापान। तो जो बुद्धिस्ट मिशनरीज थे कहाँ के, चाइना के, उन्होंने क्या किया, हैंड प्रिंटिंग कहाँ टेक्नोलॉजी कहाँ इंट्रोड्यूस की, जापान में इंट्रोड्यूस की। द ओल्डेस्ट जापानीज बुक्स प्रिंटेड इन इज द बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा। ये इंपॉर्टेंट है कि जो ओल्डेस्ट जापानीज बुक है प्रिंटेड वो कौन सी है, बुद्धिस्ट की डायमंड सूत्रा जो बुक है वो प्रिंटेड है ओल्डेस्ट। इसके बाद है इंक्रीज इन डिमांड फॉर बुक्स। इसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे प्रिंट कल्चर बढ़ने लगा तो डिमांड क्या हुई बुक्स की, वो इंक्रीज होने लगी। डिमांड्स फॉर बुक्स इंक्रीजेस बिकॉज, जो बुक्स की डिमांड है वो क्यों इंक्रीज होने लगी, फर्स्ट बुक्स फेयर वर हेल्ड एट डिफरेंट प्लेसेस। जो बुक्स का फेयर था यानी जो किताबों का मेला था वो अलग अलग जगह पे लगता था। प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स वर आल्सो ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू वेज टू मीट एक्सपेंडेड डिमांड। जो प्रोडक्शन, जो हैंड रिटन मनुस्क्रिप्ट जो हैंड रिटन होती थी उसके भी क्या जगह जगह वो उसकी डिमांड बढ़ने लगी और वो नए तरीके से लोगों को मिलने लगी। स्क्राइब्स और स्किल्ड हैंड राइटर्स वर नो लॉन्गर सोनली एम्प्लॉयड। जो स्क्राइब्स और जो स्किल्ड राइटर्स थे वो क्या थे, वो केवल नो लॉन्गर एम्प्लॉयड बाय वेल्थी और इन्फ्लुएंसर पैटर्न्स बट इंक्रीज बाय बुक सेलर। तो उन्हें केवल जो मतलब जो धनी लोग थे वही केवल उन्हें पैसा नहीं दे रहे थे, बल्कि जो बुक सेलर्स थे वो भी उनसे बुक्स खरीद रहे थे क्योंकि उनके पास स्किल थी एक बुक लिखने की अलग सी। द प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट, यानी जो प्रिंट रेवोल्यूशन था इसका क्या इम्पैक्ट हुआ। फर्स्ट द टाइम एंड लेबर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ईच बुक केम डाउन। तो इससे क्या हुआ कि जो टाइम और जो लेबर रिक्वायर थी एक बुक को प्रिंट करने में वो क्या हो गई, कम हो गई। क्यों, क्योंकि हमारे पास अब मशीन आ गई थी या एक टेक्नोलॉजी आ गई थी। द प्रिंटिंग प्रेस, अ न्यू रीडिंग पब्लिक इमर्ज्ड, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बुक्स, नाउ रीडिंग बुक पब्लिक केम इनटू बीइंग। यानी जो प्रिंटिंग प्रेस थी उसने क्या किया, जो एक नई पब्लिक जो पढ़ने वाली थी उसको इमर्ज किया। क्यों, क्योंकि जो कॉस्ट थी बुक की प्रिंट करने की वो कम हो गई थी। अब केवल जो पैसे वाले लोग थे वही नहीं पढ़ सकते थे बल्कि जो आम जनता थी वो भी पढ़ सकती थी। नॉलेज वॉज ट्रांसफर्ड ओरली बिफोर द एज ऑफ प्रिंट बुक्स वर नॉट ओनली एक्सपेंसिव बट दे कुड नॉट बी प्रोड्यूस इन सफिशिएंट नंबर। तो इससे पहले क्या था कि नॉलेज क्या हो रहा था, केवल ओरली हम ट्रांसफर कर सकते थे। कब, जब बुक्स प्रिंट नहीं होती थी, क्योंकि वो महंगी भी थी। दूसरा केवल लिमिटेड नंबर ऑफ बुक्स ही छपती थी क्योंकि लिखने के लिए बहुत सारे लेबर्स चाहिए होते थे, उतना पेपर इंक वगैरह वगैरह सब चाहिए था, तो इसलिए नॉलेज केवल ओरली ट्रांसफर होता था। इसके बाद है फोर्थ, बट द ट्रांजिशन वाज नॉट सो सिंपल। लेकिन जो ट्रांजिशन था वो सिंपल नहीं था। बुक्स में या किसी भी चीज में हो ट्रांजिशन सिंपल नहीं होता है। बुक्स कुड बी रीड ओनली बाय लिटरेट एंड द रेट ऑफ लिटरेसी इन मोस्ट यूरोपियन मेट्रोपॉलिस वेर वेरी लो। बुक जो ट्रांजिशन था वो सिंपल नहीं था और बुक क्या हो रही थी, जो लिटरेट लोग थे यानी जो पढ़े लिखे लोग थे वही पढ़ सकते थे, और जो रेट ऑफ लिटरेसी था वो क्या था, बहुत कम था यूरोपियन कंट्रीज में। ओरल कल्चर दस एंटर्ड एंड प्रिंटेड मटेरियल ओरली ट्रांसमिटेड। तो ओरल कल्चर क्या हुआ, एंटर हुआ और प्रिंट जो प्रिंटेड मटेरियल था ओरली ट्रांसफर होने लगा क्योंकि उतना नहीं छपती थी किताबें। एंड पब्लिक हियरिंग एंड रीडिंग बिकम इंटरमिंगल्ड। तो जो पब्लिक हियरिंग और रीडिंग थी वो क्या हो गई, इंटरमिंगल्ड हो गई। इंटरमिंगल्ड मतलब इंटरमिक्स हो गई कुछ, यानी कुछ लोग सुनने वाले हो गए, कुछ लोग पढ़ने वाले हो गए। द रिलीजियस डिबेट्स एंड द फियर ऑफ प्रिंट क्रिएटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ वाइड सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज। तो प्रिंट से क्या हुआ, जो वाइड सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज, यानी जो आइडियाज थे वो शेयर हो सकते थे, यानी जो एक आदमी के दिमाग में है वो दूसरे के दिमाग में भी आ सकता है पढ़ने के जरिए, क्योंकि वो अपने आइडियाज लिखेगा तो दूसरा आदमी पढ़ेगा तो उसका आइडिया भी
उसको आ सकते हैं या वो उसके आइडिया पढ़ रहा है। दो through the printed message they could persuade people to think differently and introduce a new world of debate and discussion। तो प्रिंटेड मैसेज से क्या हो रहा था, जो लोग थे उनकी थिंकिंग चेंज हो रही थी, क्योंकि उन्हें नए आइडिया मिल रहे थे, नए डिस्कशन, नए डिबेट, नए टॉपिक पर डिबेट कर सकते थे कि जब वो लिखा हुआ पढ़ेगा तो उसे आइडिया आएगा, वो कुछ नया सोचेगा, और जब वो नया सोचेगा तो दूसरे और वो तर्क वितर्क की क्षमता आ जाएगी फिर दोनों में। दिस हैज सिग्निफिकेंस इन डिफरेंट स्पेयर ऑफ लाइफ। इससे क्या होगा, सिग्निफिकेंस किस चीज का, जो अलग आयाम एक जिंदगी का इससे खुल जाएगा प्रिंट कल्चर से जब वो पढ़ेगा, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है, उसकी बुद्धि का विकास हो रहा है पढ़ने से। Many were apprehensive of effects that easier access to printed world and the wider circulation book could have no on people's mind। काफी लोग क्या थे कि apprehensive थे, यानी वो अप्रिशिएट कर रहे थे इस चीज को, क्योंकि जो easier access था प्रिंटेड वर्ल्ड का और जो वाइड सर्कुलेशन बुक का, उससे क्या होगा, जो लोगों का दिमाग है वो और ज्यादा खुलेगा। If that happened, the authority of valuable literature would be destroyed, expressed by religious authorities and monarchs। जो कुछ कुछ लोग थे वो क्या कह रहे थे कि जो वैल्यूबल लिटरेचर है उसका क्या होगा, जो ऑथोरिटी है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि ऑथोरिटी क्या मतलब, एक सर्टेन कम्युनिटी के पास की ऑथोरिटी। तो जो रिलीजियस अथॉरिटीज थी उन्होंने बोला कि उनकी जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं उसकी ऑथोरिटी खत्म हो जाएगी। जो मोनार्क्स थे उन्होंने भी यही कहा। एज वेल एज मैनी राइटर्स एंड आर्टिस्ट अचीवमेंट ऑफ रिलीजियस एरिया ऑफ मार्टिन लूथर। तो जो कुछ कुछ जो राइटर हैं, जो आर्टिस्ट हैं, जिनका अचीवमेंट है रिलीजियस, उसमें उनका भी यही मानना था। A new intellectual atmosphere and helped spread new ideas that led to reformation। तो इससे क्या हुआ, एक न्यू इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर बना, यानी लोगों का एक नया अलग जो विकसित रूप था वो बनने लगा। इससे नए आइडियाज स्प्रेड होने लग गए, रिफॉर्मेशन आने लगा। रिफॉर्मेशन यानी एक नव निर्माण होने लगा। इसके बाद है प्रिंट कल्चर एंड दी फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी जो प्रिंट कल्चर है उसका फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्या रिलेशन है। Print the popularized idea of Enlightenment thinkers collectively, their writings provided critical commentary on tradition, superstition and despotism। प्रिंट क्या था, एक पॉपुलराइज्ड आइडिया था जो इनलाइटमेंट थिंकर्स थे, यानी जो ज्ञानी लोग थे, उनका पॉपुलराइज्ड आइडिया था। कलेक्टिव देयर राइटिंग्स प्रोवाइडेड अ क्रिटिकल कमेंट्री। उनकी जो कलेक्टिव राइटिंग्स थी उसने क्या प्रोवाइड किया, एक क्रिटिकल कमेंट्री, ट्रेडिशन और सुपरस्टिशन, ये सब मतलब उनमें एक सारी चीजें प्रोवाइड कर दी। प्रिंट क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट। इससे क्या हो गया, एक नया कल्चर किसका आ गया, डायलॉग और डिबेट का, वही तर्क एंड वितर्क का नया जो हमारे पास आयाम आ गया। ऑल वैल्यूज, फॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशन वर रीइवैल्यूएटेड। जो सारी वैल्यूज थी, फॉर्म्स थी, इंस्टीट्यूशन थे, वो दोबारा से इवैल्यूएट करे गए, यानी कि कोई ऐसा ना हो कि कुछ इसमें गड़बड़ हो जाए। एंड डिस्कस्ड बाय पब्लिक एंड दैट हैड बिकम अवेयर ऑफ पावर ऑफ रीजन। तो इससे क्या हुआ, लोग क्या करने लगे, डिस्कस करने लगे कई मुद्दों को, और क्या हो गया, हैड बिकम अवेयर ऑफ पावर ऑफ रीजन, यानी वो क्या हो गए, रीजन की पावर को अवेयर हो गए। यानी रीजन यानी कोई चीज हो रही तो वो क्यों हो रही है, उसके पीछे का कारण क्या है। इन 1780s देयर वाज एन आउटपोरिंग ऑफ लिटरेचर दैट mocked the royalty and criticized their morality। तो 1780s में क्या हुआ, जो आउटपोरिंग ऑफ लिटरेचर है, तो जो आउटपोरिंग ऑफ लिटरेचर यानी लोगों पे वो लिटरेचर आने लगा, एंड मॉक द रॉयलिटी, यानी इससे क्या हुआ, जो रॉयलिटी उसका मजाक बनने लगा, क्रिटिसाइज देयर मोरालिटी, और जो उनकी मॉरल वैल्यूज तो उसको क्रिटिसाइज करने लग गए। इन द प्रोसेस इट रेज्ड क्वेश्चन अबाउट एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर। इस प्रोसेस में क्या हो गया, क्वेश्चन रेज होने लगे, किसमें, जो एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर था, यानी जो हायरार्की थी, यानी सबसे ऊपर टॉप में जो लोग थे, फिर उनसे नीचे, फिर उनसे नीचे। तो इस चीज में क्या होने लगे, इस प्रोसेस में क्वेश्चन उठने लग गए। द प्रिंट हेल्प्स द स्प्रेड ऑफ आइडियाज। जो प्रिंट था वो क्या हेल्प करने लग गया, आइडिया का स्प्रेड करने लग गया, उसमें हेल्प करने लग गया। पीपल डिड नॉट रीड ओनली वन काइंड ऑफ लिटरेचर। जो लोग थे वो केवल एक प्रकार का ही लिटरेचर नहीं पढ़ रहे थे। इफ दे रीड द आइडियाज ऑफ वॉलेंट्री एंड रूसियो, दे वर आल्सो एक्सपोज्ड टू मोनार्की एंड चर्च प्रोपोगेंडा। तो वो क्या थे, अगर वो केवल किसी रीडर के या किसी राइटर के आइडिया पढ़ रहे थे, तो किसी मोनार्क के आइडिया भी पढ़ रहे थे, किसी चर्च का प्रोपोगेंडा भी पढ़ रहे थे। प्रिंट डिड नॉट डायरेक्टली शेप देयर माइंड्स बट इट डिड ओपन पॉसिबिलिटी ऑफ थिंकिंग डिफरेंटली। तो वही चीज जो हमने ऊपर कही
कि जो प्रिंट थी उन्होंने क्या डायरेक्ट अफेक्ट नहीं डाला, लेकिन एक आयाम खोल दिया उन्हें अलग से सोचने का, एक अलग से थिंक करने का कि हम कैसे ग्रो हो सकते हैं, कैसे ये चीज हो रही है और क्या मतलब हमारे ऊपर तानाशाही है, ये सब चीजें उन्हें एक सोचने का अलग सा उन्हें मौका मिल गया प्रिंट के जरिए। द 19th century women, as primary education became compulsory from late 19th century, a large number of new readers was especially women। तो जब 19th century में क्या हो गया, जो एजुकेशन थी वो कंपलसरी बन गई, प्राइमरी एजुकेशन, तो जो एक लार्ज नंबर ऑफ न्यू रीडर था वो क्या था, वुमेन का एक लार्ज नंबर था पढ़ने में। वुमेन बिकम इम्पोर्टेंट एज रीडर एज वेल एज राइटर, तो जो वुमेन थी वो क्या बन गई, इंपॉर्टेंट बन गई, किसमें, रीडिंग में एज वेल एज इन राइटिंग। पेनी मैगजीन वाज स्पेशली मींट फॉर वुमेन एज वर मैनुअल टीचिंग प्रॉपर बिहेवियर एंड हाउस कीपिंग। तो जो पेनी मैगजीन थी वो क्या थी, स्पेशल चीज थी, किस चीज के लिए, वुमेन्स के लिए। क्यों, क्योंकि उसमें क्या था, बिहेवियर, प्रॉपर बिहेवियर, हाउस कीपिंग कैसे करना, ये सब चीजें उसमें लिखी हुई थी। इन द 19th century लैंडिंग लाइब्रेरीज इन इंग्लैंड लोअर मिडिल क्लास पीपुल, तो जो 19th century में क्या हुआ, लैंडिंग लाइब्रेरीज इंग्लैंड में खुली। लैंडिंग यानी हम किराए पे वो किताब देने लग गए, तो जो लोअर मिडिल क्लास पीपुल थे उन्हें भी मौका मिल रहा था पढ़ने का। समटाइम्स सेल्फ एजुकेटेड वर्किंग क्लास पीपुल रोट फॉर देमसेल्फ, तो कुछ समय क्या हुआ कि जो सेल्फ एजुकेटेड वर्किंग क्लास, जो एजुकेटेड थे और जो वर्किंग क्लास था वो भी क्या लिखने लगे उनके लिए कुछ, यानी जो कुछ वो टेक्स्ट लिखते थे या कुछ नोवेल वगैरह वो भी लिखने लग गए। वुमेन वर सीन एज इंपॉर्टेंट रीडर्स, तो वुमेन क्या थे, क्या देखने लगे, एज ए इंपॉर्टेंट रीडर देखने लग गए। सम ऑफ बेस्ट नोन नॉवेलिस्ट वर वुमेन, जो बेस्ट नोन नॉवेलिस्ट थी वुमेन वो कौन कौन थी, जेन ऑस्टिन, द ब्रोनेट सिस्टर्स, जॉर्ज इलोट, देयर राइटिंग बिकेम इंपॉर्टेंट इन डिफाइनिंग अ न्यू टाइप ऑफ वुमेन। तो इन सब की राइटिंग क्या हो गई, एक इंपॉर्टेंट बन गया किस चीज को डिफाइन करने में, एक नई टाइप की वुमेन बनने में, यानी केवल घरेलू कामकाज तक न रहने वाली महिला से वो किस में आ गए, समाज में आ गए, उन्हें एक दर्जा मिल गया लिखने का, पढ़ने का, उन्हें भी हर किसी की तरह बराबरी का मौका मिलने लग गया। इसके बाद है प्रिंटिंग इन इंडिया, द प्रिंट प्रेस केम टू इंडिया विद पोर्टुगीज मिशनरी इन मिड 16th century। तो भारत में कब हुआ प्रिंटिंग का दौर शुरू, इन मिड 16th century में, जब जो पोर्टुगीज मिशनरीज थी उन्होंने क्या लाए, प्रिंटिंग प्रेस भारत में लाई। द फर्स्ट तमिल बुक प्रिंटेड इन कोचीन इन 1579 BC, तो जो पहली तमिल बुक थी जो कोचीन में प्रिंट हुई थी, कब हुई थी, 1579 BC में। वीकली मैगजीन बंगाल गैजेट स्टार्टेड पब्लिकेशन इन 1780 BC, तो जो वीकली मैगजीन थी जो बंगाल गैजेट वो कब स्टार्ट पब्लिकेशन हुई, 1780 में शुरू हुई। फर्स्ट प्रिंटेड एडिशन ऑफ रामचरितमानस ऑफ तुलसीदास केम आउट इन कलकत्ता इन 1810 BC, तो जो पहली प्रिंटेड एडिशन था किसका, रामचरितमानस का, किन्होंने लिखी है तो रामचरितमानस, तुलसीदास जी ने, तो उनका कब आया, कलकत्ता में 1810 में। मैनी न्यूज़पेपर इन वेरियस लैंग्वेजेस स्टार्ट पब्लिकेशन इन 1821 to 1822 BC, यानी जो काफी न्यूज़पेपर थे जो अलग अलग लैंग्वेज में लिखते थे वो कब पब्लिकेशन उन्होंने स्टार्ट की, 1821 to 22 BC में स्टार्ट की। हिंदी प्रिंटिंग बिकम सीरियसली इन 1870, और जो हिंदी प्रिंटिंग थी वो कब सीरियस हुई, 1870 में प्रिंट करना उन्होंने सीरियसली समझा। इसके बाद हम आते हैं कंक्लूजन पे। इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन द वर्ल्ड विदाउट प्रिंटेड मैटर, यानी हमारा तो इमेजिनेशन भी नहीं है वर्ल्ड को विदाउट प्रिंटेड मैटर इमेज करना, यानी हम सोच भी नहीं सकते हैं कि दुनिया विदाउट प्रिंटेड मैटर चल सकती थी। इनफैक्ट प्रिंट शेप्ड आवर कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड, तो जो प्रिंट रहा उन्होंने क्या हमारे जो कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड था उसको एक अलग शेप दिया। सोशल लाइफ एंड कल्चर चेंज विद कमिंग ऑफ प्रिंट, जो सोशल एंड कल्चरल लाइफ थी वो क्या हो गई, चेंज हो गई। सोशल यानी सामाजिक और सांस्कृतिक जो हमारी दुनिया थी वो क्या हो गई, पूरी तरीके से चेंज हो गई जब क्या आया, प्रिंट आया इस दुनिया में। तो इसी के साथ ही प्रिंट कल्चर इन मॉडल वर्ल्ड होता है खत्म। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।